नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाद। लगातार सुबह से हम आपको लाइव तमाम अपडेट आज के छठवें चरण की हम आपको दे रहे हैं। एक ही चरण बाकी रह गया है 1 जून का, और उसके बाद सबको इंतजार होगा 4 जून का, उस तारीख का जब पता चलेगा कि देश ने क्या डिसाइड किया है। इन ईवीएम्स में देश की जनता ने क्या कैद किया है, किसके हक में फैसला कैद किया है, ये पता चलेगा 4 जून को। और क्या कुछ होता है और किस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं 4 जून को, और उसके बाद देश की स्थिति कहां जाती है, देश किस तरफ जाएगा, ये सब कुछ डिसाइड होना है। क्योंकि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव वो चुनाव नहीं है जो 2014-19 में या उससे पहले के हमने चुनाव देखे हैं। आपको पता है कि कौन वो लोग हैं जो सत्ता पर काबिज हैं लगातार। आपको पता है कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। अगर इस बार भी सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो फिर ये यहाँ पर फिर वो चुनाव रशा और तमाम तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि उस तरह के चुनाव फिर होंगे। और 58 सीटों पर 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और मैं आपको बता दूं अब तक का वोटिंग परसेंटेज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो मेरे पास है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। उसके बाद 5 बजे फिर आएगा डेटा। यूपी की बात करते हैं तो 43.95% तक अब तक वोटिंग हुई है। हरियाणा में 46.26, बिहार में 45.21, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा 3 बजे तक ही 70.19% तक मतदान हो गया है। यहां से मोदी जी बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। 18 सीटें बीजेपी को मिली थी पिछली बार, और उनको ये लग रहा है कि इस बड़े राज्य में उनको बहुत उम्मीदें हैं। बहुत उन्होंने वहां पर कह सकते हैं कि ताकत अपनी झोंकी है। तमाम तरह के बयान पश्चिम बंगाल में दिए गए, सीए से लेकर तमाम तरह की चीजें वहां पर कही गई ताकि ध्रुवीकरण का फायदा उनको मिल सके। तो क्या उनको ध्रुवीकरण का फायदा मिलेगा? पश्चिम बंगाल के असेंबली इलेक्शन की अगर बात की जाए तब भी पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी थी, तब भी वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा था। लोगों को लगा कि शायद ये एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो प्रो इनकम्बेंसी का वोट था। तो क्या ऐसा ही कुछ फिर से होता हुआ पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली की बात करते हैं तो 44.58% तक अब तक वोटिंग हो चुकी है। उड़ीसा में 48.44, झारखंड में 54.34। ये भी बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज माना जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 3 बजे तक का है, यानी कि 3 घंटे की वोटिंग के आंकड़े और इसमें जुड़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में अब तक 44.41% तक मतदान हुआ है। तो ये आंकड़े मैं आपको बता रही हूं उन राज्यों के जहां अब तक वोटिंग हो चुकी है। और इसमें मैं आपको खास तौर पर दिल्ली के आंकड़े भी बताना चाहूंगी, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली की 7 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां पर मिलकर लड़ रहे हैं। सुबह हमने देखा कि राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी और उनके पूरे परिवार, उनके दोनों बच्चों ने और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने वोट किया। और हमने जब देखा कि जब प्रधानमंत्री वोट करने के लिए जाते हैं तो किस तरह से वो एक मिनी रैली की तरह, एक रोड शो की तरह वो जाते हैं, और कैसे आसपास उनकी भीड़ इकट्ठी होती है। और जब राहुल गांधी ने वोट किया तो एक तरह से फुटपाथ के किनारे वो बैठे हुए नजर आए, बिल्कुल एक तरह से एक आम आदमी की तरह, वैसे ही लाइनों में लगकर उनके पूरे परिवार ने वहां पर वोट किया। लोगों के अट्रैक्शन का भी वो केंद्र बने जिस तरह से वो फुटपाथ पर बैठे हुए थे, क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा उनको एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी देख रहा है। और ऐसे में सोनिया गांधी ने भी वोट किया। और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया गठबंधन क्योंकि यहाँ पर है, केजरीवाल ने जहां पर वोट किया वहां पर उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे। और नई दिल्ली की जिस सीट पर राहुल गांधी ने और पूरे गांधी परिवार ने वोट किया, वो सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के पाले में गई। तो पहली बार ऐसा होगा कि उन्होंने झाड़ू को वोट किया और उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। जाहिर सी बात है बीजेपी को तो वोट करेंगे नहीं, और 3 ही पार्टियां हैं यहाँ पर जो फिलहाल मैदान में हैं और जो टक्कर में हैं। और अगर मैं दिल्ली की बात करती हूँ तो दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में अब तक 43.24% तक वोटिंग हो गई है। ईस्ट दिल्ली में 44.70 वोटिंग हो गई है। इसमें ओखला से लेकर बहुत सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये देश की,
ईस्ट दिल्ली, इसमें 10 से 11 विधानसभाएं इसमें आती हैं। न्यू दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर वोट किया है राहुल गांधी ने और पूरे गांधी परिवार ने, तो वहां पर 42.17% वोटिंग हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बेहद महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा चर्चित सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 47.85% वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा। यहां पर आपको पता ही है कि कन्हैया हैं यहाँ मैदान में और मनोज तिवारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वाहिद ये सीट है दिल्ली की जहां पर रिटेन किया है एमपी को भारतीय जनता पार्टी ने। बाकी तमाम 6 चेहरों को बदल दिया गया है, नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है और लगातार मनोज तिवारी किस तरह से मजाक का पात्र बनते गए। आज उनको सुबह जब हमने सुना तो वही उसी तरह की बातें वो करते हुए नजर आए, वही टुकड़े टुकड़े गैंग की वो बात उन्होंने की, वही छद्म राष्ट्रवाद की वो एक तरह से बात करते हुए नजर आए, क्योंकि उनके पास वही है, उनके पास असल मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को हमें इसलिए भी नहीं भूलना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट एरिया वो एरिया है जहां पर सीए एनआरसी के दौरान किस तरह से हिंसा भड़की थी और किस तरह से वहां पर एक पूरे समाज में खाई पैदा की गई थी और इसीलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उसके बाद से अब वोट कर रहा है और लोकसभा के लिए, और आप ये देखिए कि वहां सबसे ज्यादा वोटिंग है और वहां मैदान में है कन्हैया कुमार, जिनके ऊपर सबकी निगाहें हैं। इसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करते हैं तो 44.78% तक यहाँ पर वोटिंग हुई है। साउथ दिल्ली में 42.96% और वेस्ट दिल्ली में 44.91% तक वोटिंग हुई है। यह है दिल्ली का हाल, दिल्ली में किस तरह से वोटिंग हुई है। ये आंकड़े मैं आपको 3 बजे तक के बता रही हूं और देश में जो मुद्दे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, अग्निवीर जैसे मुद्दे, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर देश वोट कर रहा है और यही सबसे बड़ी परेशानी की वजह है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि 10 साल से सत्ता पर काबिज हैं, जो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उनकी है और देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी भाषा की मर्यादा का स्तर जिस हद तक गिर रहा है उसका शायद किसी ने अंदाजा लगाया नहीं होगा। आज मैं पाटलिपुत्र में जब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से भाषाई मर्यादा की तमाम सीमाओं को लांघा है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, बहुत छोटी सी एक बाइट है, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। तो आप ये देखिए, मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि मुजरा करना है, अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है, अपने वोट बैंक के सामने उन्हें मुजरा करना है तो करें, लेकिन मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ खड़ा हूं। और आप ये देखिए कि इसमें जो उन्होंने सबसे पहले जो बातें कही हैं उसके बाद कांग्रेस का रिएक्शन तो आया ही है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि शायद गर्मी बहुत ज्यादा है, दिमागी संतुलन उनका शायद कुछ बिगड़ा है और इसीलिए पवन खेड़ा ने कहा कि उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शायद गर्मी का असर उनके दिमाग पर हो रहा है। ये कांग्रेस ने रिएक्शन दिया है। लेकिन आप ये देखिए कि लगातार किस तरह से उनके भाषणों में वो अपने 10 साल के कार्यकाल की बात करना तो बिल्कुल वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनके सफे बिल्कुल खाली हैं। उस पर बात की जाएगी तो हिसाब किताब होगा और हिसाब किताब के बहुत कच्चे हैं हमारे प्रधानमंत्री। और यही वजह है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुजरा और वोट बैंक की गुलामी, आप ये समझिए ये कहां जा रहे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी, आप समझिए ये किस तरफ और किस वोट बैंक की तरफ उनका इशारा है, इसको आप समझिए। और उसके बाद उनका कहना कि वो मुजरा करें तो करते रहें, ये इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन उसमें जो आखिर में बात कही है वो है उनकी दुखती रग। जी हाँ, वो उनकी दुखती रग है, क्योंकि लगातार ये मुद्दा इतना बड़ा बनता हुआ नजर आया। पूरे के पूरे हमने 6 चरणों में अब तक देखा, आधा चरण, 6वां चरण भी बीत गया है, सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, 3 घंटे भी नहीं, 2 घंटे का वक्त बचा है सिर्फ
4 बज चुके हैं, 2 घंटे का वक्त बचा है और ऐसे में जिस तरह के तमाम अभी वोटिंग परसेंटेज आ रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरफ है पूरा झुकाव और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को रीअश्योर बार-बार करना पड़ रहा है कि उनके आने के बाद आरक्षण खत्म नहीं होगा, वो आरक्षण के साथ खड़े हुए हैं। ये बात उनको बार-बार कहनी पड़ रही है, लेकिन उनको राजनाथ सिंह की भी बात करनी चाहिए जो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए ना कि जाति के आधार पर। फिर उन्हें मोहन भागवत की भी बात करनी चाहिए। तो पूरी तरीके से फंसे हुए हैं प्रधानमंत्री बुरी तरीके से और यही वजह है कि वो इतने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि किस स्तर पर वो चले जाएं और क्या कुछ इस तरह से जला कटा वो कह दे विपक्ष को या इतना इतना खराब विपक्ष को वो बताएं, इतना कम दर्जे का वो विपक्ष को बताएं ताकि लोगों को ये लगे कि अगर किसी को वोट करना है हमें तो वो सिर्फ भाई नरेंद्र मोदी हैं, उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत निचले स्तर के लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। ये भी उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो आका हैं उनकी पत्नी भी प्रधानमंत्री की रेस में है और यही तमाम बातें प्रधानमंत्री लगातार अपने मंचों से करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में आज वोटिंग हो रही है और वहीं पाटलिपुत्र में प्रधानमंत्री ने इस भाषा का इस्तेमाल वहां से किया है। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाऊंगी और वो आप सुनिए और उसके बाद फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की ज़रूरत है और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। धन्यवाद। इलाज की आवश्यकता है, वो थक चुके हैं, गर्मी से शायद परेशान हो चुके हैं, यही कहना है कांग्रेस का। अपने मेहमानों के पास में जाऊंगी, तमाम मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये छठा चरण क्या कुछ बता रहा है। एक चरण ही सिर्फ बाकी रह गया है। आज प्रियंका गांधी ने भी 2 जगहों पर, गोरखपुर और इसके साथ साथ वाराणसी, दोनों जगहों पर ही मौजूद वो हैं। गोरखपुर में उन्होंने रैली की और वाराणसी में उनका रोड शो है। उनके साथ अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी। और हम अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी को सुन भी रहे थे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल सिन्हा जी हैं और राहुल लाल जी हैं। इसके साथ 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। अनिल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूं, आपने सुना हमारे प्रधानमंत्री के उन तमाम बोलों को। नागेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी इस्तकबाल है। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका और आप तमाम दर्शकों का भी स्वागत और इस्तकबाल। अनिल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कि अभी फिलहाल छठे चरण के भी 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। वोटिंग परसेंटेज आपने देख ली, प्रधानमंत्री के बिगड़े हुए बोल आपने देख लिए, उस पर कांग्रेस का रिएक्शन आपने देख लिया और जिस तरह की परिस्थितियां लगातार बन रही हैं, आरक्षण पर बात उनको बार बार करनी पड़ रही है। लोकतंत्र संविधान खतरे में नहीं है, ये उनको बार बार कहना पड़ रहा है। उनको एक के बाद एक तमाम जगहों पर इंटरव्यूज, इस तरह से वो इंटरव्यूज नहीं कहूंगी, स्टेज्ड टीवी चैनल्स पर जाकर एक तरह से वो प्रचार वो कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू वहां होता है जहां पर वाद विवाद हो, वहां जहां पर काउंटर क्वेश्चंस हो, जहां पर उनकी नीतियों के बारे में सवाल किया जाए और वो उस पर जवाब दें, उनको जवाबदेह बनाया जाए। वो सब तो है नहीं, वहां तो सिर्फ तालियां बजाई जाती हैं और पूछा जाता है कौन सा एनर्जी ड्रिंक आप लेते हैं, रेड बुल लेते हैं या फिर क्या लेते हैं आप। तो अभी इस छठे चरण की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? एक ही चरण बचा है और उस एक चरण में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है, जहां आज प्रियंका गांधी होंगी। में आपको इस बात का मतलब, जब भी इतिहास लिखा जाएगा भारत का, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है आज़ाद भारत का, तो उसमें ये दोनों याद रखा जाएगा। एक तो याद रखा जाएगा कि किस तरह से आप लोकतंत्र को, राजनीति को किस तरह डिरेल कर सकते हैं। आप उसको मतलब एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जिसको आप राजनीति तो कम से कम नहीं कहेंगे, दूसरी कोई भी चीज़ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है, जिन्होंने उनको फोर्स किया है कि वो जो है और अपना चेहरा, असली चेहरा उनका क्या है? असली चेहरा है कि हम लोग या बोलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए कि दोहराना बुरा लगता है, लेकिन असली चेहरा उनका 2002 के नरसंहार है, जिसका नेतृत्व उन्होंने किया
और आपको मालूम है कि गौरव यात्रा निकाली और किस तरह से वहाँ हुआ गुजरात में। तो ये जो है वो असली चेहरा है। और राहुल गांधी ने कम से कम उनको, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जो बाकी लोग हैं, उनको इस बात के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, उन्होंने उनके उस नकाब को उतार दिया जो विकास के नाम पर 2014 में आए थे, जिस विकास और ये कह करके उसके नकाब को उतार दिया, उसकी असली तस्वीर लोगों को बता दी। और अब जो आप देख रहे हैं, मैं नहीं मानता कि इनके बिगड़े बोल हैं, यही इनके असली बोल हैं, यही इनका लैंग्वेज है, इनकी जो इनके दिल में है उसी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आप बताइए कि आप मतलब कि उनका लगातार जो सारा है वो फोकस क्या है? उसका फोकस है कि मुसलमान को, अल्पसंख्यक को निशाना बनाना और उसके खिलाफ भड़काना। बहुसंख्यक जो है हिंदू है उसको भड़काने का है। ये कोई भाषण बिगड़े बोल वगैरह का नहीं है, ये वो एड्रेस। लेकिन अब इसमें ये समझना होगा कि ये किसको कह रहे हैं वो। आप देखिए वोटिंग परसेंटेज आपने जो जिक्र किया, वो सारे वोटिंग परसेंटेज इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि उनका जो था उनका समर्थक वो नहीं निकल रहा है। और वो जहाँ जहाँ, बल्कि आप इसकी एक चीज और इससे इसकी मतलब तस्दीक होगी कि अगर जहाँ जहाँ वो भाषण देने गए, बिहार जैसे, उन्होंने हमारे यहाँ नागेंद्र जी जानते होंगे, राहुल जी भी शायद मालूम हो, धांगना बोलते हैं। धांगना मतलब दौड़ने से भी ज्यादा है, मतलब ऐसा चलना जो कि वहाँ की धरती हिल जाए और उसको, उसका कोई भी कण जो है वो उससे ये ना रहे। तो उन्होंने पूरा धांग दिया बिहार को। और बिहार में परसेंटेज क्या है? सेकेंड लोएस्ट परसेंटेज है, मेरे ख्याल में 43% है ना, आपने ही दिखाया है अभी। तो सेकेंड लोएस्ट परसेंटेज है उस, हाँ 45, मतलब कि जिस जगह सबसे ज्यादा उन्होंने यात्रा की है और जहां ज्यादा भाषण किया, वहां का परसेंटेज और पोलिंग से पता चलता है कि उनकी बात पर कोई निकलकर वोट करने नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि उनका जो ये बोल जो है वो अब एड्रेस कर रहे हैं उसको, कि बोल रहे हैं निकलो वोट करो। ये जो है बैठोगे, लास्ट फेज आ गया है और तुम लोग बैठे हुए हो। और इसीलिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में कि आप वो तो मुसलमानों का मुजरा करने वाली है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स, अपीजमेंट के वर्ड्स, इससे आप समझ जाएं कि वो किसको संबोधित कर रहे हैं। तो वो उनको कह रहे हैं। और सोशल मीडिया पर इसका असर भी आया। उनके जो ये है क्या कहते हैं, उनकी जो आर्मी है सोशल मीडिया पर, वो जो है मतलब या गैंग जो उनका है वो आ गया सामने। और वो लोग चालू हो गया कि बेस्ट ऑफ हिंदुत्व फलना, वो जगाना चाहते हैं। लास्ट जो फेज है वो अंतिम दम तक लड़ना चाहते हैं। और वो लड़ने का उनका मुद्दा एक ही है, वो है हिंदू मुसलमान। और वो कंसिस्टेंट आप लगातार देख सकती हैं, बांसवाड़ा से वो स्टार्ट हुआ और यहाँ तक। और एक चीज और है कि इस बीच में राम मंदिर भूल गए, वो विकास भूल गए, मोदी की गारंटी भूल गए, अब उनका है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, एक मतलब इसको आप मत समझिए क्या कि कोई ये उनका मतलब दोहरा जो चरित्र है, जो व्यक्तित्व में जो दोहरापन है वो भी दिखाई देता है। वो जब टीवी के इंटरव्यूज में जाते हैं तो वो बोलते हैं ये है कि मैं मुझको मतलब भगवान का देवदूत, मगर कहीं कहीं आपको लगने लगे, शक होने लगे लोगों को कि ये जो है अध्यात्म तो इन पर नहीं सवार हो गया है, लेकिन मतलब अध्यात्म का प्रभाव तो नहीं आ गया है। और लेकिन जब वो मैदान में जाते हैं तो गाली गलौज और जो भी जितनी गंदी भाषा हो सकती है, गंदा मतलब गंदे विचार कहना चाहिए, ये देश के संविधान ही नहीं, देश की आत्मा के विपरीत है, आइडिया ऑफ इंडिया के विपरीत है। जिस तरह से आप एक ये अल्पसंख्यकों को संबोधित करना चाहते हैं और हिंदुओं को जगाना चाहते हैं, उनके खिलाफ उनको उकसाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। तो ये जो है वो वही कोशिश है। तो एक तरफ वो करते हैं, दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि हमने दूत भेज करके इजराइल को बताया कि रमजान पर ये मत करो, क्या कहते हैं, बमबारी मत करो। तो ये दोहरा चेहरा है। चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है। बहुत ही शातिर, एक बात समझ लीजिए, बहुत ही शातिर और ओछे दर्जे की राजनीति से राहुल गांधी और लोगों का पाला पड़ा है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और उसके सरगना कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके नेता है नरेंद्र मोदी, जो एक तरफ जो इंटरव्यूज है उसमें अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन वहां जाकर क्यों,
इसीलिए कि इंटरव्यू जो है वो दुनिया में जाएगा और लोग जो है उसको देखेंगे, तो वो एक छवि बनाना चाहते हैं जो रिकॉर्ड में रहे, और दूसरी छवि स्ट्रीट पर बनाना चाहते हैं। बहुत ही बेईमान किस्म के राजनीतिज्ञ हैं। ये बात कहने में मुझको डिजॉनेस्ट कहना हिंदी अंग्रेजी में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो बेईमान किस्म के राजनीतिज्ञ हैं, और वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। और एक लाइन बस खाली तुलना करूंगा कि वो दूसरी तरफ जी राहुल गांधी है, जो राहुल गांधी ने कहीं भी अपना लेवल नहीं छोड़ा, और कहीं भी संविधान या जो आपकी जो परंपरा है भारत की उत्कृष्ट राजनीतिक परंपरा है, जिसको गांधी जी के नेतृत्व में हमने स्वरूप दिया, और जिसमें नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एक से एक लोग हुए करने वाले लोग, वो जो है उनका है, जो कि अपने विरोधियों के बारे में मतलब तुम शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते थे, आपसे ही उसका इस्तेमाल करते थे, चाहे वो 20 वर्ष का छोटा हो। नेहरू के लेटर्स आप लोहिया के नाम देख लीजिए और सबको देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितने कितने शिष्ट और क्या कहते हैं तमीज़दार लोग थे। और वही ये बदतमीजी और जो है भाषा का ये सारी उदंडता देख लेंगे। एक चीज तय हो गया कि छठा चरण आते आते भारतीय राजनीति अपने जो असली रूप में दिखाई दे रहा है। एक तरफ मोदी जी हैं जो इसको पतन की ओर ले जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनके जो लोग हैं, तेजस्वी हैं, मुलायम देखिए अखिलेश की भाषा कितनी शालीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इवन तेजस्वी कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल, नीतीश कुमार ने उनको इतना 2 बार धोखा दिया, लेकिन कभी वो चाचा छोड़ के कुछ दूसरा नहीं बोलते हैं। इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसीलिए कि कैसे जी अपने विरोधियों से सम्मान से आप पेश आते हैं, ये इसके बारे में इसका इसका उल्लेख होना चाहिए। हम लोगों को कोताही नहीं करनी चाहिए जो अच्छी बात है उसको रखने में। जी, बिल्कुल। और ये फ़र्क, ये ज़िम्मेदारी भी है विपक्ष की कि ये वो फ़र्क बनाकर रखें। अगर वो भी उन्हीं की तरह, उन्हीं के स्तर पर आकर, उन्हीं की तरह की ज़बान और उन्हीं की तरह के तमाम चीज़ें अगर करते हुए नज़र आएँगे, तो फिर उनमें और फिर इनमें एक फ़र्क ही मिट जाएगा। और जब फ़र्क मिट जाएगा, तो फिर लोग लोग जो हैं वो उनके लिए वो जो चूज़ करने जा रहे हैं कि इनमें से और उनमें से, यानी कि बीजेपी में से और इंडिया गठबंधन में से वो किसको चूज़ करें, तो उनको भी तो चूज़ करना है। तो ये फ़र्क बनाकर रखना ही होगा, और ये बताना भी होगा कि राजनीति दरअसल कैसे की जाती है, राजनीति में कैसे भाषा की मर्यादा रखी जा सकती है, कैसे मुद्दा सेंट्रिक होकर चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि लगातार किस तरह से मुद्दों से पूरा एक भटकाव किया जा रहा है। प्रशांत किशोर जैसे लोगों को सामने लाकर अपने लिए माहौल बनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने, मुझे लगता है शायद प्रधानमंत्री से उनका कंपटीशन है, उतने इंटरव्यूज शायद उन्होंने भी दिए होंगे, लेकिन पानी पिला दिया एक पत्रकार ने और फिर बगलें झांकने लगे। तो वो भी हमने देखा कि अगर चंद पत्रकार भी खड़े हो जाएं तो कैसे वो पानी पिला सकते हैं, वो हमने देखा है। और ये तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें जो है वो हमारे सामने हैं कि तमाम मीडिया खड़ा करके सब कुछ करके आपने देख लिया। सीबीआई, आईटी, ईडी, सब सारी एजेंसीज का इस्तेमाल, इलेक्शन कमीशन इस पर सबसे ऊपर है क्योंकि देश में इलेक्शन हो रहा है। और किस तरह से उनकी साख पर बट्टा लगा है कि आप कोई इस तरह से वो करना भी नहीं चाहता है उनका, उनके बारे में बात। तो इसके बारे में हम बात करेंगे तफसील से। लेकिन फिलहाल मैं, हमारे साथ दो और खास मेहमान बने हुए हैं। राहुल लाल जी हैं हमारे साथ, और नागेंद्र जी हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। और मोदी जी,
आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए, आपने सुना होगा। मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी। मोदी जी, धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी ज़बान फिसली या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है, 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की ज़रूरत है, और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं, उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। तो तमाम रिएक्शंस आपने सुने, आपने प्रियंका गांधी को सुना, प्रधानमंत्री को सुना, पवन खेड़ा को सुना, और आज जिस तरह से लगातार उनके बोल जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, वो सब आप यहाँ पर सुन रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो भी लगातार मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि कैसे 58 सीटों पर वोटिंग जो है वो हो रही है, और वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया, और वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से दिख रहा है उससे भी बहुत सारी बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है, और ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोल क्यों बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। राहुल लाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब आवाज आ रही है। जी जी जी। तो कुछ तकनीकी कारण की वजह से कुछ बीच में थोड़ा डिस्टर्ब रहा, माफी दर्शकों से भी और मेहमानों से भी। राहुल लाल जी, आपने प्रधानमंत्री को सुना, आपने पवन खेड़ा को सुना, और उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपने
प्रियंका गांधी को सुना, और 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है आज। तो बहुत कम वक्त बचा है, 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, अब लगभग 1.5 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। अब इस चुनाव को, इस छठे चरण के चुनाव को कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं। एक चरण सिर्फ बचा है, 57 सीटें सिर्फ बची हैं। 4 तारीख का इंतजार पूरे देश को है कि क्या वही फैसला आएगा। अब तो ये भी सवाल उठने लगे हैं, क्या वही फैसला आएगा जो उन्होंने ईवीएम में कैद किया है। क्योंकि जिस तरह से जो आंकड़े बढ़े हैं, 1 करोड़ से ज्यादा जो वोटर बढ़े हैं, उसके बाद से तो फिर संशय के बादल बहुत ज्यादा मंडरा रहे हैं। और उसको लेकर एडीआर ने जिस तरह से याचिका दाखिल की, और फिर जो तमाम चीजें हमने देखी, और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके जिस तरह का बयान आया, उससे पहले जब हमने उनको सुना, वो तमाम चीजें एक बैकग्राउंड है, और उस तमाम बैकग्राउंड में ये वोटिंग हो रही है, और इस वोटिंग के बीच हमें इंतजार रहेगा 4 तारीख का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो पूरा चुनाव हो रहा है और भारतीय चुनाव आयोग, चुनाव प्रणाली इस समय सवालों के दायरे में खड़ी है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एक समय सुप्रीम कोर्ट ने जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ था उसमें कितनी तल्ख टिप्पणियां की, लेकिन फिर अगले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की स्थिति बिल्कुल जो है वो एक छुई मुई वाली स्थिति देखने के लिए मिली। तो लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए और उसके लिए पारदर्शी व्यवस्था रखे, लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं उन आशंकाओं का समाधान करे। लेकिन यह बहुत दुखद चीज है कि चुनाव आयोग उन सभी मामलों पर विफल रहा है। हम लोगों ने देखिए चुनाव आयोग को उस जमाने में कवर किया है बुसरा जी, जिस समय की सोचे कि ये इंटरनेट और तमाम प्रौद्योगिकी नहीं थी, लोग कहीं से फैक्स करते थे और चुनाव आयोग उसके ऊपर कार्रवाई कर देता था। आज तो तमाम तरह के वीडियो भी वायरल होते हैं, फिर भी चुनाव आयोग जो है चुप्पी साध के बैठ जाता है। तो इस पूरे चुनाव में अब हम लोग छठवें चरण में आ गए हैं। क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर अभी भी प्रधानमंत्री के तमाम जो भाषण हो रहे हैं, क्या किसी भी तरीके से वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आ रहा है? कहीं से भी नहीं आ रहा है, 0.1% भी नहीं आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोलने के लिए उनको आजाद छोड़ दिया गया। तो ये तो चुनाव आयोग की स्थिति है। लेकिन जब छठे चरण में आज चुनाव हो रहा है बुसरा जी, ये तो बात अगर हम लोग देखें तो कहीं न कहीं, चाहे वो अगर हम लोग बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से जो तमाम जगहों से जो ग्राउंड पे हम लोग स्थितियां हम लोगों ने देखा, आज कहीं कहीं चुनाव बिल्कुल एक पक्षी स्थिति में हो रहे हैं। देखिए 4 जून को क्या चीजें होंगी वो तो 4 जून को पता चलेगा कि जनता का जो वोटिंग है वो वही निकलेगा या फिर कुछ मैनिपुलेटेड चीजें आएंगी बाहर, वो नहीं पता। लेकिन जनता का सीधा सीधा झुकाव, सीधा एक लहर संवेग की स्थिति कह लीजिए, वो इंडिया अलायंस के तरफ है। दिल्ली जैसे जगह में जहां पे 2014 2019 में हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली जहां पे कि वोट प्रतिशत भी हम लोग देख रहे हैं काफी ज्यादा है, मतदाताओं में उत्साह भी है, और वहां पे कन्हैया कुमार ने उस चुनाव को कितना ज्यादा रोचक बना दिया है। उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव अगले कदम में बढ़ता चला जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं प्रथम चरण से चलते हुए चुनाव को, कि वहां के 14 में से कम 11 लोकसभा सीटों पर बिल्कुल एक बढ़त की स्थिति में है इंडिया अलायंस। बाकी 3 सीटों पर हम लोग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कि वहां पे एक चुनौती की स्थिति है, तो वो एक मुकाबले की स्थिति कह सकते हैं। सुल्तानपुर जैसे सीट जिसमें कि अब से कुछ समय पहले तक मेनका गांधी को काफी अबाधित रूप से आगे बताया जा रहा था, आज मेनका गांधी की सीट भी उत्तर प्रदेश के फंसी हुई सीटों में से है। उनके लिए भी जो है कि मार्ग जो है कि वो आसान नहीं है। तो सोच के देखिए कि स्थितियां कैसी बनी हुई हैं। हरियाणा की सीटों को लेते हैं अगर हम लोग, तो सोचिए कि पिछले बार 10 में से 10 क्लीन स्वीप की स्थिति में थी, आज भी वहां पे कम से कम 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत है। 3 सीटों पर हम लोग टक्कर देख रहे हैं। बिहार की स्थिति आप देखिए, प्रधानमंत्री का जो बयान है वो ऐसा बयान किस लिए? प्रधानमंत्री हमेशा उन्होंने सांप्रदायिक किस्म की राजनीति की है। वो विकास का तड़का जरूर लगाते हैं लेकिन वो राजनीति सांप्रदायिक ही की है। उन्होंने गुजरात से जो अपने पॉलिटिकल यात्रा की शुरुआत की है, वो उनकी यात्रा भी उसी आधार पर चली थी। 2002 के गुजरात दंगों की एक तरह से उन्होंने उसी के आधार पर वो आगे बढ़ते चले गए और आज तक की उनकी राजनीति चल रही है। इस चुनाव में उनके लिए चुनौती राहुल गांधी ने खड़ी कर दी है कि लगातार वो एक तरह से बीजेपी के नफरत की स्थिति को लेकर प्यार और मोहब्बत का पैगाम वो दे रहे हैं। तो नफरत बनाम प्यार और मोहब्बत, उसमें प्यार और मोहब्बत का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। प्रधानमंत्री के लिए चिंता का विषय यह है कि राम मंदिर का मामला, जो एक धार्मिक मामला जिसको वो चलाना चाहते थे, वो राम मंदिर का मामला कहीं नहीं चल पा रहा इस चुनाव में। यहां तक
कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद वाले लोकसभा सीट पे जो अयोध्या है, वहां पे भी एक तरह से लल्लू सिंह की सीट, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, चुनाव हो चुका है वहां पे पहले ही, उनकी सीट भी वो बुरी तरह से फंसी हुई है। तो आप सोच के देखिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश में राम लहर का लाभ लेने के लिए टीवी के राम को भी सामने में किया था, अरुण गोविल को मेरठ में। उनका उनका चुनाव भी लगभग हारना तय माना जा रहा है पहले से ही। तो राम लहर की स्थिति कहीं भी नहीं है। और ये एक सांप्रदायिक स्थिति जो ये लाना चाहते थे बुसरा जी, कि हिंदू मुस्लिम हो इस चुनाव में, भारत के जनता ने, यहाँ के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोकतंत्र प्रेमियों में सीधे सीधे उस पूरे मामले को खारिज कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी आखिरी क्षण तक ये प्रयास करते हुए हम लोगों को नजर आ रहे हैं कि इस चुनाव में फिर से हिंदू मुस्लिम का तड़का कैसे लगाया जाए। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी के बोल लगातार जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। वो जबकि वो टीवी चैनल पे ये भी कहते हैं कि अगर मैं कभी राजनीति में, अगर मेरे राजनीति में कभी हिंदू मुस्लिम हो जाए तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। तो आज तो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उस हिसाब से तो उन्हें अपना सार्वजनिक जीवन पहले ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी किसी भी तरीके से अपने कुर्सी को बचाने में लगे पड़े हुए। और स्थिति यह है कि पूरे देश भर में जिस समुदायों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं, दलित, एससी, एसटी, ये तमाम जो है कि ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जो तमाम जो समूह हैं, इन समूहों का झुकाव इंडिया अलायंस की तरफ काफी मजबूती के साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश तरीके राज्य में जहां दलित समुदाय के ऊपर मायावती जी का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता था, वो वोट बैंक भी वहां से छिटक कर जो है कि कहीं कहीं जो उसमें गैर जाटव वाला समूह है वो तो सीधे सीधे, और जाटव वाले समूह में भी युवा वर्ग जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है। आज जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं उसमें इन चुनाव में, या बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, इसने पूरी रूपरेखा बदल कर रख दी। और इस रूपरेखा के बदलने जाने से ही प्रधानमंत्री की बेचैनी है और वहीं से उनके चीजें बिगड़ रही हैं। आज हर कोई उनसे यह सवाल पूछ रहा है कि इतनी जबरदस्त महंगाई की स्थिति है और उस महंगाई के बीच में लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं है, लोग भारी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री के वो 2 करोड़ का नौकरी का वो जो मामला था, और उस हिसाब से अब तक कम से कम 20 करोड़ नौकरियों का जो उन्हें सृजन करना था, वो नौकरियां कहीं नजर नहीं आ रही है। ये इस चुनाव का सबसे मूलभूत बेसिक मुद्दा है। दूसरा जी, पहले हम लोग महंगाई का बात हम लोग शहरी मतदाताओं के बीच में सुना करते थे, लेकिन अभी अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी जा रहे हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्र में भी ये मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है। दलित समूह के बीच में संविधान का संरक्षण, आरक्षण, ये तमाम मुद्दे बने हुए हैं इस समय, जिसने भारतीय जनता पार्टी की चिंता बिल्कुल बढ़ा दी है। और छठा चरण को अगर मैं कहूं कि छठा चरण सीधे सीधे इंडिया अलायंस को काफी बढ़त दिलाने वाला चरण है, तो यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि उनके वोटर सामने में आए, किसी भी तरीके से इस चुनाव का रंग जब तक सांप्रदायिक नहीं हो पाया उसको एक सांप्रदायिक स्वरूप को दे, जिससे ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रधानमंत्री लाभ उठा सके। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और ये तमाम चीजें खुलकर अब पूरी तरीके से सामने आ गई हैं। हालांकि पहले भी कभी बहुत ढकी छिपी नहीं थी कि प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, वो क्या कह सकते हैं, वो किस स्तर तक जा सकते हैं। ये पहले भी कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, लेकिन शायद लग रहा था कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उसकी मर्यादा का ख्याल रखेंगे। लेकिन इन 10 सालों में हमने उन्हें प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक पार्टी के प्रचारक की तरह ही हमेशा देखा है। हमेशा वो इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, हमेशा वो विपक्ष को कोसते हुए ही नजर आते हैं, और कभी वो अपने उन योजनाओं जो उनकी फ्लैगशिप योजनाएं थी उनका क्या हुआ उनके बारे में कभी वो बात करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफें सुनना ही पसंद है। और यही वजह है कि उन्होंने अपने आसपास एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर लिया है जो बहुत खतरनाक है उनके लिए भी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ असलियत से उनको हटाकर सिर्फ मोदी 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 किया जाता है, और उसी में ही उनको लगता है कि सब कुछ उनके आसपास हरा हरा है। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, और इन्हीं अलग परिस्थितियों की हम बात कर रहे हैं। और यही वजह है जो नर्वसनेस है वो पूरे तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज में और हर तरीके से नजर आती है। नागेंद्र जी, जिस हम एक बड़े वोट बैंक की बात कर रहे हैं, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण का पहला हिस्सा तो उनका क्या था उसका जिक्र तो हम बहुत कर चुके, लेकिन जो आखिरी हिस्सा था जहां पर वो कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी के साथ वो खड़े हैं, दूसरी तरफ जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं
तो उन्होंने ये क्योंकि अगर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो आरक्षण भी खतरे में है। हमने सुना है मोहन भागवत से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर और खुद बीजेपी के नेताओं का क्या उनका स्टैंड है आरक्षण को लेकर। आज उसी आरक्षण को लेकर वो नर्वस है, आज उनको रिट्रेट करना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है कि भाई आरक्षण को खतरा नहीं है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खुद भी आ जाए तब भी इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। यही बात वो संविधान और लोकतंत्र के लिए भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही उनके नेता हैं, वो ये कह रहे हैं 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि उनको संविधान को बदलना है। तो ये तमाम बातें विरोधाभासी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या आपको लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि वो जो उनका एक वोट बैंक है जो बीएसपी में ना जाकर बीजेपी में जा रहा था, जो बीएसपी को नहीं चुनता था अगर तो बीजेपी में जाता था, अब इस बार वो शिफ्ट है और एक बड़ा शिफ्ट है इंडिया गठबंधन की तरफ, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने बहुत टैक्सफुली इस बार वोटों का, सीटों का बंटवारा जो किया है, टिकट का बंटवारा जो किया है, बहुत टैक्टफुली किया है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, दिल्ली की भी आप बात कर लीजिए, ईस्ट दिल्ली की बात करिए, ईस्ट दिल्ली जनरल सीट है, वहां से एक दलित चेहरे को उतारा है उन्होंने। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से कास्ट सिस्टम का पूरा जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखकर और उसके साथ साथ जो जनरल सीटें हैं वहां से दलित चेहरों को जो उतारा गया है, आपको लग रहा है इन तमाम फैक्टर्स का फायदा मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट वोट है वो भी शिफ्ट हो रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ, कांग्रेस की तरफ खासतौर पर। और ये ही बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अपने आप को ओबीसी बताकर बार बार उन्होंने बड़ा तबका लगभग 40% जो है वो ओबीसी वोट बैंक अपनी तरफ लिया था। 2019 में कामयाबी की एक बड़ी वजह थी ओबीसी वोट बैंक का पूरा शिफ्ट होना और जाटव वोट का भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाना। हमारे प्रधानमंत्री जी की दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि वो अपने एक मुद्दे पर कायम नहीं रहते और उनके जितने भी नैरेटिव्स हैं, जितने भी स्लोगन्स हैं, जितने भी जॉर्गन्स हैं, जो भी कह लीजिए, वो अब जनता समझने लगी है। जब वो ये कहते हैं कि संविधान, आखिर ये उन्हें सफाई देनी क्यों पड़ रही है? आरक्षण से लेकर के संविधान तक ओबीसी से लेकर के दलित तक सबके हितों की रक्षा करने की उनको सफाई क्यों देनी पड़ रही है? इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि लोगों ने ये देख लिया है भाई, ये आपके अपने बयानों के कारण ही, आपकी जुबान के कारण ही हुआ है। आप एक दिन कहते हैं कि हैं मुसलमानों के बारे में कुछ और कहते हैं और अगले दिन कहते हैं कि अगर ऐसा करूं तो मुझे राजनीति में होने का कोई हक नहीं है, तो सामाजिक जीवन में रहने कोई हक नहीं है। इस तरह की बातें आप करते हैं, तो ये अगर हम सुन रहे हैं तो हमसे ज्यादा जनता समझती है इस बातों को। आप ये देखिए कि उन्होंने जितनी बातें अभी तक की हैं, एक बार भी उन्होंने अपने एजेंडे पे, जिस एजेंडे पे 14 में आए थे और 19 में तो तुक्का लग गया था, 14 में आए विकास के हाथी पर सवार होकर के और 19 में सीन बदलते बदलते बालाकोट हो गया, तो खैर वो अलग सीन था। तो सारे उनके नैरेटिव फेल हो चुके हैं। ये उन्होंने ये सोचा था कि मंदिर है, तीन उनके दांव थे, एक मंदिर था, एक 370 था और एक तलाक था। अब सवाल ये है कि जिस तीन तलाक के मुद्दे को उन्होंने बहुत बड़ा मैनिफेस्टो माना था, उसी जमात के खिलाफ उन्होंने इतना कुछ जहर बोल दिया कि वो जमात भी समझने लगा कि वो मुद्दा क्यों आया था। तो स्थिति ये है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मैंने जो पहले भी कहा था कि मोदी जी के सारे जुमले, सारे नैरेटिव्स के जो बिगड़ते चले गए हैं, उनका सारा दोष, सारी जिम्मेदारी अगर कहीं पर किसी पर आयद होती है तो वो राहुल गांधी पर होती है, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर होती है और इंडिया अलायंस की मजबूती पर होती है। उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये हालत हो जाएगी और यूपी जैसे राज्य में चीजें इस तरह बिखरती दिखाई देगी। आज आप जिस चरण में खड़ी हैं, हम लोग जिस चरण के वोट को बात कर रहे हैं, यूपी की 14 सीटों में से 9 सीटें उनकी हैं, 4 सीट बसपा की थी। इस 9 सीट में से एक भी सीट रिटेन होती हुई हमको नहीं दिख रही है। रिटेन मेरा मतलब, मैं फैसला नहीं सुना रहा हूँ, जब सीटें फंस जाए सारी के सारी तो ये चिंता की बात है उनके लिए। और ये चिंता उनकी बड़ी है पिछले चरण में,
पिछले चरण में जिस तरह से वोट पोल हुए हैं, जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ के वोट डाले हैं, और आज भी जिस तरह का डिसाइसिव माहौल दिख रहा है, एक चरण बचा है। तो अंतिम 2 फेज पे आज उन्होंने बिहार की धरती से जो आह्वान किया है, मुजरा और एक और जो शब्द उन्होंने बोला, मैं भूल जाता हूँ बार-बार उसको, जो उन्होंने किया है वो एड्रेस तो शायद वो यूपी के एक अपने इलाके को कर रहे थे, लेकिन जहां उन्होंने बोला है वो धरती बड़ी सेंसिटिव है इन चीजों को लेकर के। यूपी में तो असर नहीं होगा, बिहार में उसका उल्टा असर हो जाएगा। ये शायद उनको एहसास नहीं है इस बात का। बिहार बहुत सेंसिटिव है ऐसे जुमलों को लेकर के, ऐसी चीजों को लेकर के। उनका ना हिंदुत्व चला, ना मंदिर चला। मंदिर के मामले में भाजपा के लोग ही कहते हैं कि उनसे जल्दीबाजी हो गई। अब खैर जल्दीबाजी हुई क्या हुई, लेकिन मैं इसे जल्दीबाजी नहीं मानता हूँ। मैं भी बात कहता हूँ कि हाँ, जनवरी के बजाय वो उन्हें फरवरी मार्च में वो काम करते, लोकार्पण करते, तो शायद उनको जनता के बैक ऑफ द माइंड में ताजा रहता। लेकिन ऐसा है नहीं। लोगों ने मान लिया था ठीक है, मंदिर तो बन गया, उसके आगे क्या? अयोध्या का आदमी भी तो ये सवाल पूछ रहा है ना कि मंदिर बन गया, उसके आगे क्या? उसका रोजगार छिन गया, उसकी जमीन छिन गई, उसका घर गिरा दिया गया, उसके दुकानें गिरा दी गई। अयोध्या के लोग भी ये सवाल कर रहे हैं भाई। फैजाबाद की सीट भी अगर लल्लू सिंह की स्मूथ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चुनाव हार गए जीत गए, अगर अयोध्या की सीट पर अगर फैजाबाद की सीट को लेकर के इतने सवाल हैं कि वो सीट सुरक्षित नहीं है, तो ये अपने आप में ये बयान है कि जनादेश किधर जा रहा है। मेनका गांधी की सीट वन ऑफ द सिक्योर सीट मानी जाती थी। माना जाता है कि वहां इलाके में बड़ा एक्टिव नहीं है। हालांकि पिछला चुनाव उन्होंने बहुत कम मार्जिन से जीता था, वो सीट भी हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो 13 की 13 सीटें, 14 की 14 सीटें, मैंने इसके पहले वाले सेशन में भी कहा था कि यूपी में अगर कोई एक सीट 100% सुरक्षित है, वो है बनारस, और किसी हद तक लखनऊ। भाजपा की कोई और सीट ऐसी नहीं है जिसपे दावे से कहा जा सके ये सीट जीत ही जाएगी। ये सिर्फ 2 सीटें हैं। इसके उलट इंडिया अलायंस के पास कम से कम 10 सीटें गिराने के लिए, जहां पे कांग्रेस की गिनती भी हो सकती है, जहां पे समाजवादी पार्टी की गिनती हो सकती है, इवन बीएसपी की एक सीट गिनाई जा सकती है कि वो शायद एक सीट शायद वो भी निकाल ले जाए। इस चरण में आपने कई दांव भी खेले। इस बार मायावती ने जो अपने कैंडिडेट डाले थे, तो कहीं न कहीं उसमें ये भाव था कि मायावती अपने को बीजेपी की बी टीम का स्टिग्मा हटाना चाहती थी। ये बिल्कुल सच बात है। इसको लेकर डिबेट अभी आगे भी होगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मायावती वो स्टिग्मा हटाना चाहती थी, और यही कारण है कि उन्होंने पूर्वांचल की खाली बात है जो अभी चल रहा है, अभी इस बार है और अगले चरण में होगा, कम से कम 10 सीटों पे उन्होंने ऐसे प्रत्याशी दिए थे जिसमें से 7 या 8 प्रत्याशी इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, बीजेपी को डैमेज कर रहे थे। घोसी में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में, जौनपुर में, बस्ती में, ये सारी सीटें हैं जहां पे वो इंडिया अलायंस को सपोर्ट मिल रहा था। कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां बीजेपी सपोर्ट मिल रहा था। मायावती के बैक ऑफ द माइंड बहुत क्लियर था कि किसको सपोर्ट मिलेगा, किसको नहीं, उन्हें अपना वो स्टिग्मा हटाना था। लेकिन मायावती चूंकि कुछ मामले ऐसे हैं कि वो बार बार उस ग्रिप में आती हैं, इस बार भी ग्रिप में आई, दबाव में आई, और अंत में उन्होंने जौनपुर में बदला, बस्ती में बदला, कई जगह कैंडिडेट बदले, और लेकिन वो सारे दबाव धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट वापस करवाने के बावजूद आज भी अभी मेरी जौनपुर से बात हुई है। जौनपुर की स्थिति ये है कि आज अभी इस समय 5 बजने जा रहे हैं और बीजेपी की सीट पूरी तरह फंस गई है। वहां समाजवादी पार्टी भी निकल सकती है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बीएसपी निकल जाए। वो ट्रायंगुलर फाइट है, बहुत क्लियर कट है, लेकिन बीजेपी वहां पे फंस गई है। तो ये हाल सारी 14 सीटों पर है। तो ये मानना चाहिए, लेकिन हमारी चिंता ये नहीं, हमारी चिंता ये है कि इस इंडिया अलायंस की मजबूती से जो तेवर बदले हैं, जो तेवर बिगड़े हैं, जो बोल बिगड़े हैं, कल के बाद हमें क्या सुनना पड़ेगा, कल के बाद क्या सुनने को हम तैयार रहे, और 7वें चरण के बाद हम कौन से दिन देखेंगे। ये इसका आज का जो बयान है ये बहुत चिंताजनक है। ये मुजरा जैसा शब्द और गुलामी जैसा शब्द, ये दोनों शब्द बहुत ही डेरोगेटरी हैं और बहुत इसके तमाम अर्थ हैं, और सारे अर्थ जो है नकारात्मक है। तो हमारी चिंता ये है
कि कल के बाद और 7वें चरण के बाद हमें कौन से दिन देखने हैं, इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग तो बहुत साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने, मैं निर्वाचन आयोग को मैं कमजोर नहीं कह रहा हूँ, निर्वाचन आयोग को मैं रीढ़विहीन नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ निर्वाचन आयोग डिफंक्ट हो चुका है, निर्वाचन आयोग है ही नहीं। होता तब ना मैं कहता कि रीढ़ कमजोर हो गई है उसकी, वो है ही नहीं। तो जब हालात यहाँ पर हों तो पराकला प्रभाकर जी की जो आशंकाएं हैं उन पे हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि भाई जब चुनाव आयोग एक सफाई देने के लिए, एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहा है, हर चरण के बाद, हर फेज के बाद ब्रीफिंग हुआ करती थी, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, तो हम किस उम्मीद से आगे बढ़े। तो ये सच है कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कायनात पूरी मतलब कुछ और कह रही है, हालात बदल चुके हैं, जमीन पे जो दिख रहा है वो बहुत विपरीत है। अब 4 को क्या निकलेगा इस पर मुझे कोई भरोसा नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि लोग खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा या उनकी बात करें तो कहते हुए नजर आते हैं कि रोटी को भी उलट पुलट कर खाना चाहिए, अगर वो एक तरफ रहे तो वो जल जाती है, पानी भी बहता रहना चाहिए, नहीं तो उसमें सड़ांध आ जाती है। और लोकतंत्र का नियम भी बदलाव है, और लोकतंत्र के इस नियम को क्या 10 साल एक सत्ता को दिए हैं, और उस 10 साल में उनका रिपोर्ट कार्ड उनको पेश करना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ वो सफल रहे, कहाँ वो विफल रहे। लेकिन आपको पता है कि उनको ये सब करना आता नहीं है या वो करना नहीं चाहते हैं, ये शायद सही लाइन होगी, और यही वजह है कि वो इस तरह के बयानों पर उतर आए हैं। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को वो बयान सुनाऊं उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी प्रोफेसर सुधांशु कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्वागत है बहुत बहुत आपका प्रोफेसर साहब। और इससे पहले मैं आपके पास आऊं और आपकी राय में जानूं कि कैसे देख रहे हैं आप, 6 चरण बीतने वाले हैं, 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, एक लगभग 1-1.25 घंटे का वक्त बचा है जब ये समाप्त हो जाएगा 6ठा चरण, और उसके बाद एक चरण सिर्फ रह जाएगा, 57 सीटें रह जाएंगी, और 4 तारीख का इंतजार सबको होगा। और सबसे तेज नतीजे आप डीबी लाइव पर आप देखेंगे, सुबह 6 बजे से ही हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपको तमाम हम नतीजे सबसे तेज बताएंगे। लेकिन जिन बयानों का हम जिक्र कर रहे हैं, आज पाटलिपुत्र में प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी, देखिए कि उनके लिए जी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं उस कुर्सी की इज्जत करते हैं, उस कुर्सी की एक मर्यादा है, उसको देश ही नहीं पूरी दुनिया एक इज्जत की नजर से देखती है। लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं कि वो एक सब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, उनको देश ही नहीं दुनिया भी टकटकी लगाए एक उम्मीद से देख रहा है। लेकिन आप सुनिए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, और फिर मैं आपको सुनाऊंगी कि उसको लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर क्या उनकी प्रतिक्रिया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। पहले आप सुनिए मोदी जी को। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। जब तक जान है लड़ता रहूंगा, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ खड़ा रहूंगा, ये आपने सुना। लेकिन उससे पहले के शब्द आपने सुने कि गुलामी करनी है, अपने वोट बैंक की मुजरा करना है उनके सामने, तो करते रहें। आप इससे समझिए कि वो किस वोट बैंक की बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को भी सुनिए। प्रियंका गांधी गोरखपुर में मौजूद थी, अखिलेश यादव भी उनके साथ थे। और गोरखपुर आपको पता है कि भले ही रविकिशन वहां से सांसद हो और फिर से एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा दिखाया हो, लेकिन गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के लिए मशहूर है, ये उनका क्षेत्र है। वहां पर जाकर ताल ठोकी है आज प्रियंका गांधी ने और अखिलेश यादव ने। सुनिए क्या कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया दी है इस बयान पर। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा
परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए, आपने सुना होगा। मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी। तो आपने सुना ये पूरा उनका भाषण, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी। कम से कम जिस पद पर बैठे हैं उसकी मर्यादा तो उनको रखनी चाहिए थी। और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज प्रधानमंत्री ने किया है, और लगातार हर चरण के बाद हम ये देखते हैं कि शायद अब बस, शायद इससे ज्यादा और शायद वो अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखेंगे, और शायद इससे ज्यादा गिरी हुई भाषा का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हर चरण, गुजरते चरण के बाद वो अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नजर आते हैं। और आज उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया है, और जैसे वो बोल रहे थे, लग रहा था कि झल्लाकर वो दरअसल अपनी बातों को वो रख रहे थे, वो साफ तौर पर दिख रहा था। और छठा चरण है, और छठे चरण की वोटिंग को खत्म होने में 1 घंटा बचा है। जो लोग लाइनों में लग जाएंगे 6 बजे तक, जो पोलिंग बूथ तक पहुंच जाएंगे, वो वोट डाल सकेंगे, चाहे फिर कितनी भी देर हो। ये मैं हर बार इसलिए बताती हूँ ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। आप वोट करने के लिए जरूर जाइए, और आपके जो भी मुद्दे हैं, आप जिन भी मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं, वो तभी हल हो पाएंगे जब आप वोट करने के लिए जाएंगे। लोकतंत्र, ये संविधान आपको ये अधिकार देता है। अपने इस मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करें और अपने घरों से निकले। अगर अभी भी आप अपने घर से निकलकर वोट आपने नहीं किया है, जिन 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है, और अगर आपके एरिया में है, तो आप जरूर निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करिए। मैंने भी आज वोट किया है, सुबह ही निकलकर मैं वोट कर आई हूं, और अपनी ड्यूटी भी यहाँ पर आपके सामने निभा रही हूँ। प्रोफेसर सुधांशु जी, अभी आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने भाषण तो सुना, उसके बारे में हम बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन जो 58 सीटें जिन पर वोटिंग हो रही है, 40 सीटों पर बीजेपी थी, और जाहिर सी बात है उसका पूरा स्टेक है यहाँ पर खोने के लिए सिर्फ बीजेपी के पास है, और पाने के लिए सब कुछ इंडिया गठबंधन के पास है। 6 चरण गुजर चुके हैं, छठा गुजर चुके हैं, मतलब कुछ ही वक्त बचा है, गुजर गया ये चरण भी। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे 6 चरणों के गुजरने को, और उसके साथ साथ सातवां चरण भी बेहद महत्वपूर्ण है, और 4 तारीख का इंतजार फिर सबको है। क्या इससे ज्यादा भी गिरी हुई भाषा का हम इंतजार करें प्रधानमंत्री की? एक तो पहले मैं जरा छठे और सातवें चरण पे 2 मिनट फिर मैं भाषा के ऊपर आऊंगा। दरअसल मैं थोड़ा अभी पूर्वांचल में घूम रहा था, तो देखा है कई सारी चीजें। दरअसल ये दोनों ही छठा और सातवां चरण ऐसा है जहां पर बीजेपी के पास
नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी ज़ुबान फिसली, या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की ज़रूरत है, और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। धन्यवाद। तो अभी आपने यहाँ पर पवन खेड़ा को आपने यहाँ पर सुना, और एक बार फिर से मैं अपने मेहमानों के पास में जाना चाहूंगी, और यहाँ पर प्रोफेसर सुधांशु जी अपनी बातों को रख रहे थे। सुधांशु जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप अपनी बात को रखिए। हम बात करें कि 6 चरण फिलहाल गुजर चुके हैं, और इन 6 चरणों में जो कुछ हमने देखा है, जिस तरह की भाषा की मर्यादा को हमने गिरते हुए देखा है, और आज प्रधानमंत्री ने क्या कुछ विपक्ष के लिए कहा, उसको लेकर हमने देखा कि प्रियंका गांधी की ने भी इसका रिएक्शन दिया है, पवन खेड़ा ने इसका रिएक्शन दिया है, जिसको आप सुन रहे थे। और इससे ही आप अंदाजा लगाइए कि गिरता हुआ वोटिंग परसेंटेज लगातार, और उसको बढ़ाने की पूरी कवायद वो चुनाव आयोग की तरफ से, जिसको लेकर एडीआर जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको वेकेशन बेंच नहीं बल्कि नियमित बेंच जो है चुनेगी। और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम तरह के सवाल उसको लेकर भी उठाए जा रहे हैं, और जनता के मन में भी एक संशय जो है वो पैदा हो गया है कि वाकई में हम जिसको वोट कर रहे हैं उसी को क्या हमारा वोट जा रहा है, और क्या वही नतीजे आएंगे जो हमने ईवीएम में कैद किए हैं। क्योंकि आप जब जमीन पर जाते हैं, जमीन पर आपको एक भारी एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है। बहुत सारी जगहों पर मैंने खुद मैं कितनी जगहों पर मैं गई हूँ, 18-19 से ज्यादा लोकसभाएं मैंने खुद कवर की हैं, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से तमाम जगहों पर मैं गई हूँ, और वहां जाकर मैंने जमीन पर देखा है कि ये चुनाव रोजी रोटी का चुनाव है, ये चुनाव असल मुद्दों का चुनाव है। लोग बेरोजगारी, महंगाई से अग्निवीर जैसी योजनाओं से त्रस्त हैं। किसान चाहते हैं कि उन्हें एमएसपी का कानूनी दर्जा दिया जाए, और ये पूरी बेल्ट आप देखिए, हरियाणा की खासतौर पर मैं बात करूंगी, जहां से 10 सीटें आ रही हैं, जहां के 10 की 10 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी। अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा शिफ्ट कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जेजेपी अलग यहाँ पर लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। सुधांशु जी, माफ कीजिएगा, बीच में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। आप अपनी बात को रखिए कि इन 6 चरणों को आप कैसे देख रहे हैं, और आप बता रहे थे कि शायद आप भी ट्रैवल करके आए हैं पूर्वोत्तर की सीटों पर। जी, मैं ये कह रहा था कि जो ये पहला 2019 से अगर आप करेंगे, 2024 के चुनाव का जो फर्क है वो यही है कि एजेंडा सेटिंग इस बार इंडिया गठबंधन कर रहा है। और क्या है एजेंडा, आप जो बातें कह रहे थे, देखिए मैं जमीन पर खास करके पूर्वांचल क्षेत्र में जाकर जमीन पर ये चीजें देख कर आया। दलितों के बीच ये जो 400 सीट आएगा, ये इनको बैकफायर किया है। दलितों में के अंदर एक चिंता है, बड़े पैमाने पर चिंता है कि अगर इनकी सरकार आई और ये जो 400 सीट चाह रहे हैं, तो ये संविधान बदलेंगे, और संविधान बदलने का मतलब है उनके लिए उनका आरक्षण खत्म होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, वो मैंने जो देखा दलित बस्तियों में, मुझे लगता है कई बार पिछड़ी जातियों से ज्यादा चेतना है इन बातों की, और उनको ज्यादा संकट दिखाई लगता है कि अगर ये आ गए और ये जो अभी तक करते रहे वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब उनके मन में एक खतरा है, उनको एक दिक्कत सी महसूस हो रही है, और वो इस बात को बार बार उठा रहे थे हर जगह पर वो जाकर। और ये मैं दूसरे चैनलों पे जब ये बातें कह रहा हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना है, तो लोग मतलब मानने को तैयार नहीं। लेकिन मैंने ये मेरे अपने सर्वे में और मैंने घूमकर ये देखा, लोग ओपनली कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना है। और ये दलित जातियों के बीच ये चेतना बड़े पैमाने पर आई है। और वो वहां पर भी 2 तरह के डिविजन है। मैं आपको बताऊं, जो पढ़ा लिखा परिवार है दलित जातियों के बीच, और जिनके घरों में बच्चे नौकरियों के लिए लाइन में लगे हैं, उन प्रयास कर रहे हैं, उन परिवारों में तो ये चेतना है कि चूंकि मायावती जी अभी इस लेवल पर नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सकते हैं, तो वो शिफ्ट हो रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन की तरफ उनका वोट जा रहा है। और वो ओपन बोल रहे हैं कि भाई अगर हमने इस बार चूक कर दी तो हमें आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। जो कम पढ़ा लिखा परिवार है, जहां पर नौकरियों का संकट नहीं है, वहां पर भी एक चीज बहुत निश्चित है कि वो मतलब इस बार जो पिछली दफा कहा गया था कि बहुत सारे दलितों का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो मैं आपको कह सकता हूं कि इस बार वो शिफ्टिंग नहीं है। मैं आप दूसरा एक और चीज बताऊं,
जो पिछड़ी जातियों में फॉर्मूला चल रहा है इस बार, ये जो बिहार और उत्तर प्रदेश इन दोनों राज्यों में जो सामाजिक समीकरण बिठाने की कोशिश की है दोनों ही दलों ने, समाजवादी पार्टी ने और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जो दोनों ही इंडिया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस ने जो एक यहाँ पर पीडीए का फॉर्मूला और वहां पर जो वो जातियां जो एक तरह से इनके ऊपर एक तगमा सा लगा हुआ था कि एमवाई समीकरण काम करता है, मुस्लिम और यादवों की पार्टियां हैं, उसको तोड़ने के लिए जो प्रयास किए गए इन दोनों दलों के द्वारा, वो जमीन पर कारगर है। मैं आपको बताऊं, अभी जौनपुर की कोई शायद चर्चा कर रहे थे, जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा एक अलग दल चलाते थे वो, और उनकी बहुत अच्छी पकड़ है उधर पूर्वांचल के क्षेत्र में, कुशवाहा के बीच बहुत अच्छी पकड़ है बाबू सिंह कुशवाहा की। और जब मैं अभी आजमगढ़ में था, आजमगढ़ में कुछ प्रधान मिले मुझे जो कुशवाहा समाज के थे, और उन सबों ने ये बताया कि हमारा मतलब मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो निकलकर वहां जौनपुर पहुंचे और वहां पर कुशवाहा जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। फिर मैंने कहा वहां तो आप कर रहे हो चूंकि आपकी जाति के लोग, आपके जाति का कैंडिडेट खड़ा है। उन्होंने कहा नहीं जी, जब हमारी नाराजगी समाजवादी पार्टी से इसलिए थी कि हमें वहां नेतृत्व नहीं मिलता था, हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। जब इस बार समाजवादी पार्टी ने हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया है, पटेलों को 11 टिकट मिला है, कुशवाहाओं को 6 टिकट मिला है, तो आपको मैं बताऊं ये जातियां आज के दिन में बहुत बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग कर रही हैं। और उनके अंदर एक और उन्होंने बयान दिया, हमने कहा कि भाई आपका तो नेता कुशवाहा एक बहुत बड़े पद पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी उन्हीं के नाम पर तो वोट दिया जा रहा था ना पिछले 2 बार से, लेकिन जब वो हमें जब उनकी जरूरत पड़ी और जब हमारे समाज के सामने दिक्कतें आई तो वो कहाँ बोल पाए बीजेपी के सामने। और उनको तो पहली दफा वोट लिया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उस समय नहीं बनाया गया। दूसरी दफा वोट लिया, अब हम उनके ऊपर भरोसा नहीं करने वाले और हम उनको अपना नेता उस तरह से नहीं देखते। तो आप देखिए ये एक नई चीज है, नई चर्निंग है। और आपको बताऊं जो मुद्दे आप ले रहे थे ये सबके अंदर है। ये 4 साल खास करके दलितों में और पिछड़ों में, भाई क्योंकि उनका ये कहना है कि आखिरकार कौन जाता था आर्मी में। आर्मी में ज्यादातर वो लोग नियुक्त होते थे जो इन जातियों से आते हैं, दलित और पिछड़े समाज से जो लोग आते हैं उनकी संख्या ज्यादा थी। और आखिर वो सवाल पूछ रहे थे हमसे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि उसमें 4 साल कर दिया, ऐसी क्या दिक्कत आ गई सरकार को कम से कम। और वो उनका ये सवाल था कि 4 साल के बाद वो बच्चा हमारा, मैं आपको बताऊं एक गांव में घूम रहा था, मौर्या का गांव था। अब चूंकि राजनीति है तो मैं जाति के लेवल पे, वो 2 महिलाएं खीरा तोड़कर लाई थी खेतों से और वो धो रही थी, उनको मार्केट में बेचने ले जाना। एक बुजुर्ग थी और एक युवा थी जो थोड़ी अपना घूंघट वगैरह करने के बाद, लेकिन घूंघट करने क्योंकि हम लोग बाहर से आए थे, घूंघट के अंदर से भी वो ये बातें कह रही थी कि हमारे घर में इतने बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, इन्होंने नौकरियां खत्म कर दी, इन्होंने अग्निवीर योजना लागू कर दी। और जो बुजुर्ग महिला थी वो सारी बातें जो आप और हम डिस्कशन कर रहे हैं, कई बार आश्चर्य हो रहा था वहां पर। मैं दलित परिवारों में गया, बुजुर्ग थे वो, और उन्होंने वो सारी चीजें, ये कहते हैं ये रेल बेच दिया, वेल बेच दिया, वो सारी चीजें तो है, आरक्षण तो ऑलरेडी ये खत्म कर चुके हैं, ये क्या बात करेंगे। जो प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि हम SC ST OBC के साथ खड़े हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई SC ST OBC के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आरक्षण की लड़ाई है। और जब आपने पब्लिक सेक्टर की इतनी सारी चीजों को बेच दिया है तो हमें आरक्षण मिलेगा कहाँ से। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज, खास करके अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, वो जो पेपर लीक हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन अब दूसरा है वहां पर, और वो ये है कि पेपर लीक होता नहीं है, पेपर लीक करवाया जाता है क्योंकि सरकारें नौकरियां नहीं देना चाहती। उनमें से कई बच्चों जो युवा थे उन्होंने हमें कहा कि देखिए ये कहा जाता है कि योगी जी की सरकार में बहुत गुंडागर्दी खत्म हो गई, तो ये पेपर लीक करने वाले कौन लोग हैं, ये इन गुंडों के ऊपर उनकी क्यों नहीं चलती योगी आदित्यनाथ जी की। इसका मतलब क्या है कि वो हमें नौकरी नहीं देना चाहते। और कई लोगों ने आरोप लगाया, बुजुर्ग लोग थे वो, युवा तो कह रहे थे, जिन परिवारों के बच्चे तैयारियां कर रहे हैं वो लोग ये कह रहे थे कि भाई हमारे घर से पैसा लग रहा है, बच्चों का फॉर्म भरवा लिया जाता है, एग्जाम सेंटर तक बच्चे पैसा लगा कर जाते हैं, सालों साल तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद पता चलता है जी कि पेपर लीक हो रहा है। तो क्या इतनी कमजोर सरकार है को एक चीज। सुधांशु जी, मेरे पास एक काउंटर क्वेश्चन है आपके लिए। मैं ये जानना चाह रही थी क्योंकि दलित वोट की बात हम लगातार कर रहे हैं और उनकी बात करना भी बेहद जरूरी है। आज प्रधानमंत्री ने जो बोला ही है, और उसके अलावा जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है और ये आरक्षण खतरे में है, ये बात जन जन तक पहुंच गई है, खासतौर पर
उस तबके को जिसको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके और हमारे लिए हो सकता है, हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये सिर्फ बात भर हो और हम हमारे लिए एक मुद्दा हो, लेकिन उनके लिए ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है कि अगर आरक्षण खत्म हो गया, अगर संविधान और लोकतंत्र पर अगर खतरा है और संविधान को अगर बदल देंगे और इसलिए 400 सीटें चाहिए, तो फिर पूरा हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। और खासतौर पर जो माइनॉरिटीज हैं, जो दलित तबके से लोग आते हैं, खासतौर पर उनके लिए ये मुद्दे बहुत बड़े हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक तो ये बात है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जब वो वोट करने के लिए जाएंगे तो क्या अगर वो हाथी, क्योंकि हाथी उनके लिए एक सिंबल है, अगर वो हाथी पर वोट नहीं दबाएंगे तो क्या कमल की जगह वो हाथ या फिर साइकिल पर वोट करेंगे? क्या आपको लगता है? अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करी हूँ और बाकी जगहों पर फिर अलग बात करेंगे, क्या आपको लग रहा है इतनी चेतना जाग गई है? बिल्कुल है। मैंने आपको कहा ना कि पहली दफा ये सुनने को मिला कि मोदी को हराना है, तो जब मोदी को हराना है तो जो लोग हराने के लिए सक्षम दिखेंगे उन्हीं को तो रिपोर्ट करेंगे ना। आकाश आनंद को जो हटाया गया, यूथ के अंदर बहुत गुस्सा है, वो इस बात को कह रहे थे वहां कि मतलब उनको ऐसा नहीं है कि मायावती जी से वो नाराज है, वो दुखी है। आप मेरी सबको समझना, वो नाराज नहीं है, उनको दुख है कि अरे क्या कर दिया, मतलब वो क्या चाहती है हमें भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने एक रिजॉल्व किया हुआ कि हम मायावती जी के साथ खड़े हैं, लेकिन मायावती जी को हम 2027 में दोबारा से वोट करेंगे। लेकिन इस दफा 2024 में अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उधर की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि हमें उनको हराना है, और अगर ये जीत गए तो हमारा आरक्षण खत्म करेंगे। और ये देखिए, और खास करके मैं बताऊं, मैं कम से कम 10-12 जाटव जो समाज है उनके बीच गया और वहां पर ये था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, अगर मान लीजिए कि वो नहीं जाते हैं साइकिल की तरफ, उनमें से काफी लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 100%, मैं जो कह रहा हूँ वो 25 से 30% या 40% वो लोग होंगे जो साइकिल की तरफ जाने को तैयार हैं। 60% जो लोग बच रहे हैं वो भाजपा की तरफ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं, वो मायावती जी के पास ही वापस जा रहे हैं। तो वो जो वोट पिछली दफा ये कहा गया कि देखिए जो गठबंधन हुआ 2019 का, उसमें अगर आप उसका पूरा रिजल्ट निकाल कर एनालिसिस करेंगे तो उसमें क्या है, वोट अगर ट्रांसफर हुआ होता तो 2014 में भी समाजवादी पार्टी 5 सीट जीती थी और 2019 में भी 5 ही सीट जीती। तो लेकिन एक चीज मैं जो समझ पा रहा था कि शायद अगर इस बार हो गया होता, और जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस बार बना है, क्योंकि देखिए पिछले बार के चुनाव में हिंदू, पुलवामा, ये पोलराइजेशन, ये सारे मुद्दे थे, लेकिन इस बार के चुनाव में वो मुद्दे हैं जहां पर एक नेचुरल एलाई की जो बात होती है, समाजवादी पार्टी और बसपा एक जगह पर जहां पर जाकर जुड़ सकती थी, वो दलित चेतना, पिछड़ों की चेतना और ये आरक्षण और संविधान की चेतना है, ये चूंकि मुद्दा बना हुआ है। अगर ये दोनों लोग शायद साथ होते तो इस बार हो सकता था कि पूर्वांचल क्लीन स्वीप करता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब वो उनके अंदर एक चीज बहुत स्पष्ट है कि उधर नहीं जाना। ये दोनों तो है, क्योंकि उनको जहां पर वो उम्मीदवार जीतता हुआ दिख रहा है, कि अगर जैसे 1-2 जगह पर चर्चा है, बस जौनपुर वाले में कंफ्यूजन है कि बसपा भी जीत सकती है, तो अगर वहां पर अगर लगता है तो हो सकता है कि वो वोट उधर की तरफ जाए उनका। लेकिन जहां उनको बहुत स्पष्ट ये दिख रहा है कि यहाँ पर बीएसपी नहीं जीत पाएगी, फिर वो डिसीजन ले रहे हैं और बहुत स्पष्ट है, मतलब कहीं से उनके अंदर ये कंफ्यूजन नहीं। और मैं एक नहीं कई समाजों के बीच गया और आपको बताऊं कि जो रिजर्वेशन की बात करें, एक चीज खाली अगर 2 मिनट और आप देंगे। जी प्लीज। 2014 से लेकर 2024 10 साल के शासन में नरेंद्र मोदी जी बड़ी शान से कह रहे हैं कि मैं SC ST OBC के साथ खड़ा हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, 2014 में जब पहली दफा प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया था, 25 OBC कैंडिडेट, क्वालिफाइड कैंडिडेट को ज्वाइन करने से रोक दिया गया। रीजन था कि भैया आप क्रीमी लेयर में आते हो, आप लोग जानते हैं OBC में 8 लाख क्रीमी लेयर की सीमा। वहां पर से लड़ाई शुरू हुई। इन्हीं के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे गणेश सिंह पटेल, जिनको OBC पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने उस समस्या का समाधान निकाल कर दिया था कि भाई उसका, क्योंकि एक्चुअली ये चाहते थे कि वो जो है एक्चुअली OBC में जो क्रीमी लेयर की सीमा है उसको लेकर उन्होंने एक समाधान दिया था। होता क्या है कि जैसे बैंक मैनेजर है, मैनेजर शब्द जहां पर लगा हुआ है वो सारी श्रेणियों को उठाकर इन्होंने क्लास 1 नौकरी में डाला हुआ, और उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, जबकि उनकी पोजीशन लगभग क्लास 3 नौकरियों के बराबर। तो वो लोग विरोध कर रहे थे, वो आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग मिल गई। पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकमेंडेशन आया, उसको डंप करके राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में कैबिनेट ये डिसीजन करती है कि OBC का जो क्रीमी लेयर की सीमा है उसमें उसको बदला जाए, 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया जाए,
लेकिन जो नौकरियों में क्लास 1 की वजह से उनका जो क्रिमिनल लगता है, और जो उनके यहाँ क्या है, आप देखिए वहां पर क्या है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं जुड़ता और नौकरियों का इनकम नहीं जुड़ता। अगर आप 15 लाख भी कमा रहे हो और क्लास 3 नौकरी में हो तो आपके बच्चे को, ओबीसी का बच्चा है तो क्रिमिनल में आएगा। उसको बदलकर ये ईडब्ल्यूएस की तरफ ले जाने की कोशिश इन्होंने की है। ये सबके बीच में है, पब्लिक में है वो चीज। दूसरा जो दलित का मामला है, अगर दलित समाज, एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ है, और उसमें लचर पैरवी की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोर्ट में, और कोर्ट का ही डिसीजन आया था एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव। और तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज बताऊं, जो रोस्टर प्रणालियां होती हैं उसकी भी लड़ाई कोर्ट में ढंग से इस सरकार ने नहीं लड़ी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 200 पॉइंट रोस्टर है जिसमें परफेक्टली रिजर्वेशन पूरा होता है, उसको बदलकर 30 पॉइंट रोस्टर का ऑर्डर पास कर दिया था। और बड़े पैमाने पर जब एट्रोसिटी एक्ट लागू हुआ था तब भी मध्य प्रदेश में गोलियां चली थी, और आज भी हजारों एक्टिविस्ट उसमें शामिल थे जो बेचारे जेल और सारा केस भुगत रहे। तो ये कोई सबके सामने है। वो जो आपको मैं बताऊं, रिजर्वेशन और संविधान को लेकर सबसे ज्यादा अगर किसी में चेतना दिखती है तो वो दलित समाज में दिखती है। और इसलिए उनको ये सारी बातें याद है कि इसने पहले भी इस सरकार ने प्रयास किया था। पहले चीजें ढक जाती थी क्योंकि उसको रिवर्ट बैक कर लिया गया, लेकिन अब उनके मन में भय व्याप्त है और वो सहमे हुए से। तो चाहे प्रधानमंत्री जी कितना भी कहते रहे कि आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, हम SC ST OBC के साथ खड़े हैं, लेकिन उनको पता है कि इसकी सच्चाई कितनी है। और ये कोई दूसरे लोगों ने नहीं कहा है, इनके ही नेताओं ने कहा है। और वो सारे बयान हम आप क्या दिखाएंगे, उनके पास पहले से ही। आजकल देखिए हुआ क्या है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया इनके साथ जो चलती थी उसका बहुत ज्यादा, उस जो नैरेटिव्स तय किए जाते थे उसके काउंटर नैरेटिव्स यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छे तरीके से और सोशल मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाया है। और ये गांव आप देखिए, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं इस समय में मोबाइल सबके हाथ में है। पहले इस मोबाइल का इस्तेमाल करके ये सरकार में आए, आपको मैं बता रहा हूँ इस बार वो चीजें इनको उल्टा पड़ने वाली। और वो मैं इसलिए बिल्कुल वो सारे मुद्दे एकदम आपने सही कहा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जिन चीजों के सहारे, जिन सीढ़ियों के सहारे वो चढ़े थे, वही सीढ़ियां जो है उनको वापस लेकर आ रही हैं। और आप ये देखिए कि राहुल गांधी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। राहुल गांधी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल बात करना ही एक तरह से बंद कर दिया है। वो बात नहीं करते हैं क्योंकि उसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उन्हें किस तरह से क्या क्या उपाधियां उन्होंने दी एक तरह से। और उन तमाम यूट्यूबर्स में अगर राहुल गांधी को शामिल किया जाए तो वो टॉप पर थे। तो ये भी एक तरह की एक मिसाल है। और यही वजह है, यही सबसे बड़ी वजह है जो आप कह रहे थे कि ये दलितों में ये सबसे बड़ी चेतना जागी है। चाहे वो आप बात करें इसकी आरक्षण की, संविधान, लोकतंत्र को बचाने की। अगर इसके बाद दलितों के बाद या दलितों के साथ अगर किसी में चेतना है और किसी को यह ख्याल है तो वो है अल्पसंख्यक समाज और खासतौर पर मुसलमान, क्योंकि उन्हीं को देश का दुश्मन बनाकर। अभी आप ये देखिए कि जब प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली में थे तो जामिया मिलिया इस्लामिया की वो बात कर रहे थे, हालांकि उन्हें नाम भी लेना नहीं आ रहा था, इस्माइलिया वो बोल रहे थे। और वहां पर जब उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण वहां मुसलमानों को दिया जाता है और SC ST OBC को वहां पर आरक्षण जो है वो खत्म किया गया है, तो वहां पर भी आप ये देखिए कि एक तरह से मुसलमानों को SC ST और OBC उनके अगेंस्ट वो खड़ा करते हैं, सिखों के अगेंस्ट मुसलमानों को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जाट वर्सेस नॉन जाट को वो करवाते हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ कराते हैं। यानी कि हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ जातियों, धर्म, प्रांतों के आधार पर उन्हें सिर्फ बंटवारा करना है, क्योंकि वही सियासत उनको आती है और वही वो करते हुए नजर आते हैं। आपसे मैं रिएक्शन इसका लूंगी। नवेंदु जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका नवेंदु जी। और राहुल लाल जी भी हमारे साथ। जी आपकी बात पर जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ तो इनको याद आ रहा है। 2014 के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 ऐसे माइनॉरिटी कॉलेज और हैं जो सिखों के द्वारा रन किए जाते थे। वो पहले माइनॉरिटीज नहीं थे, इनकी सरकार में हुआ है, नहीं है। ये 10 साल में लोगों ने देखा है भाषा को लेकर। आज कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन शायद बौखलाहट है। नहीं तो राहुल गांधी का एक वो बयान खटाखट को भी अगर इनको ट्वीट करना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि ये खुद डिबेट में लोग, मतलब ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ये पब्लिक के बीच डिबेट में लेकर आए, उनकी बातों को ये खुद डिबेट में लेकर आए। तो बहुत परेशानी है। इनको रिपोर्ट्स मिल रही है कि इस बार उनका जो अभी तक का जो सबसे धारदार हथियार था, वो हथियार इनका इस बार बोथरा पर गया, वो चल नहीं रहा। इसलिए शायद इस तरह की सारी बयानबाजियां। बिल्कुल
हमारी तरफ कहते हैं उसको खुट्टल हो गया है, वो उसमें वो धार नहीं रही है, और वो कितनी उसको धार चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो धार चढ़ नहीं पा रही है, और वो और ज्यादा खुट्टल जो है वो होता जा रहा है और वो चल नहीं रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसलिए वो हर बार और ज्यादा खराब भाषा का इस्तेमाल करके वो सामने लाते हैं कि चलें और बड़ा विलन बनाने की कोशिश करते हैं विपक्ष को, शहजादों को, कांग्रेस को, ये तमाम चीजें हम करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या मतलब, वो करते हैं, लेकिन वो भी तमाम चीजें काम करती हुई नजर नहीं आती हैं, क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ती है, जब जनता अपने खुद के मुद्दे तय कर लेती है कि इस बार उसको इन्हीं मुद्दों पर वोट करना है, जब उसके घर में खाना नहीं होगा, जब उसके बच्चे पढ़े लिखे होकर सड़कों पर घूमेंगे, जब आवारा पशु किसानों की फसलें खा जाएंगे, जब 5 किलो अनाज से आप वोटों को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपको ये तमाम हथियार, हालांकि वो लगातार करते रहे हैं, लेकिन इस बार शायद और बड़े पैमाने पर और ज्यादा जितना वो खराब भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर रहे हैं। राहुल लाल जी, हमने तो साफ और साउथ में हाफ, ये साउथ में हाफ और नॉर्थ में, साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ की बात जो की जा रही है, क्या आपको लग रहा है वाकई में ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, या अति आत्मविश्वास में भी आपको नजर आता है विपक्ष? अगर 250 पर भी रोक दिया जाए, 220 पर भी रोक दिया जाए, तो भी एक बड़ी कामयाबी होगी, और 4 तारीख के बाद का क्या सिनेरियो होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। फिर बुशरा जी, देखिए, राहुल गांधी जी का जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन बिल्कुल सही है। वो मूल्यांकन अगर बिगड़ेगा तो आप मान के रखिए कि फिर वो उसके लिए जो है कि जो हमारी संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग, उनके ऊपर हम लोग मान सकते हैं कि वो उन्होंने जनता के जनादेश को उसी रूप में प्रतिबिंबित नहीं होने दिया जिस रूप में जनता जनादेश दे रही थी। अब एक सवाल जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, थोड़ा मैं उसके ऊपर आऊंगा बुशरा जी, की जामिया मिलिया इस्लामिया को लेके जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह के तमाम तरह की चीजें कही, क्योंकि केंद्रीय अल्पसंख्यक संस्थान आयोग में जब वो मामला चल रहा था उसमें मैंने कई बार उसके हियरिंग में मैं उपस्थित रहा हूं बुशरा जी। 2006 में हमें अभी भी पूरा ध्यान में है कि वो 3 सदस्यीय जो है कि खंडपीठ वहां पे वो उनकी सुनवाई कर रहे थे, और 2006 में ये मामला जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक संस्थान आयोग के समक्ष रखा गया था। अब वो एक तरह से कह लीजिए कि जिसके पास की क्वासी जुडिशियल पावर्स है वहां पे, और उन्होंने 18 सुनवाई किया, और 18 सुनवाई के बाद 2011 में वो निर्णय दिया। तो प्रधानमंत्री शायद जो है कि वो एक तो इस संरचना को वो जानना नहीं चाहते हैं, और जान के भी वो संभवतः संपूर्ण जो है कि संरचना से 10 साल बाद भी वो अगर उसे अस्वीकार कर रहे हैं तो ये दुखद चीज है। वो कहते हैं अचानक से 2011 में जो है जामिया मिलिया इस्लामिया को मेडिकल या तमाम जगहों पे उसमें SC ST के तो आरक्षण थे, लेकिन केंद्र सरकार ने 2007 में जो है कि वो संविधान संशोधन करके वहां पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। तो फिर उस तथ्य की तरफ प्रधानमंत्री ध्यान नहीं दिलाते हैं, तो वो तो झूठ बोलते हैं और उन्हें नफरत की राजनीति फैलानी है, और प्रधानमंत्री उसी काम में लगे हुए हैं, जैसा आपने कहा भी। लेकिन कहते हैं हम लोग की काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो प्रधानमंत्री के साथ समस्या ये हो रहा है कि उन्होंने इस रूप में फसल पहले ही जो है कि कटाई करके अपना एक टर्म का लाभ वो ले चुका है, पहले भी चुनावी लाभ कई बार ले चुके हैं। वो परिस्थितियां इस बार बिल्कुल नहीं है। मैं मान रहा हूं, देखिए अभी थोड़ा सा फिर मैं चर्चा दलित वाले मामले पे थोड़ा सा मैं आना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी सी चर्चा यहाँ पे चली है बुशरा जी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश में देखिए दलित वाले सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो वहां पे 22% आबादी है, और उसमें 66 जातियां आ रही हैं। उसमें जाटव समूह का उसमें 11% निर्धारण है, और उसके अतिरिक्त जो 65 अन्य गैर जाटव जातियां हैं वो उनका भी लगभग 11% का वोट शेयर है। 2019 में जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, उस समय एक ऐसी स्थिति बनी कि जब एक दलित मतदाता वोट डालने के लिए जा रहा था, और वहां पे जब उसे ईवीएम में साइकिल दिखाई दे रहा था तो वो साइकिल को वोट देने के लिए सहज नहीं था, और वैसे स्थिति में उसको जब हाथी नजर नहीं आ रहा था तो उसने वो वोट कमल पे डाला था। तो वो उस समय की परिस्थितियां थी। 2022 से हमें अगर हम लोग देखें तो अखिलेश यादव पीडीओ को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव रहे। हम लोगों ने उपचुनाव में देखा कि बड़ा सेंसिटिव रहे। हम लोगों ने उपचुनाव में देखा कि वहां पे वो दलित मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित करने में सफल भी रहे। आज अचानक आकाश आनंद को, चूंकि आकाश आनंद जो भाषण दे रहे थे, बड़ा ही प्रभावी भाषण दे रहे थे, वो युवाओं के साथ सीधे सीधे कनेक्ट कर रहे थे,
और उसके कारण से बीएसपी के कैडर में बहुत ज्यादा उसमें उछाल की स्थिति आ गई थी, लेकिन उसको उन्होंने वापस लिया और उन्हें अपरिपक्व भी करार दे दिया। तो इन स्थितियों ने जो उनके कोर वोटर है, जाटव मतदाता, उसके भीतर भी एक तरह से कहीं न कहीं एक वो वहां पे भी एक अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा हुआ है उन जगहों पे भी। तो इसके दो परिणाम हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। प्रथम नंबर परिणाम क्या कि जो बीएसपी का एक ताकत के साथ जो चुनाव लड़ने की स्थिति थी और जो उनके ऊपर जो मोहर लगा हुआ था कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है, तो वो मोहर भी लगा उनके ऊपर। वो मोहर लगने से वहां से कहीं न कहीं दलित जो उनके अपने कोर वोटर थे वो भी उनको छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और कम से कम युवा तो उन्हें छोड़ ही रहे हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि वो जा कहां पर है। वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तरफ जा रहे हैं, क्योंकि संविधान, आरक्षण, ये बड़े मामले बन गए। और अगर कहीं पे मजबूती से वो चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी, तो वो वोट उन्हीं के पास है। तो अगर मैं मान के चले प्रथम सिचुएशन के अगर वो वोट बहुजन समाज पार्टी भी रोक ले तो 2019 के तुलना में वो वोट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं गया। प्रथम तो भारतीय जनता पार्टी फिर भी नुकसान की स्थिति में। नंबर 2 कि जब वो वोट मायावती जी नहीं रोक पा रही हैं और वो वोट अगर इंडिया अलायंस की तरफ आ रहा है तो उनको और ज्यादा नुकसान की स्थिति है। तो इसलिए दोनों ही मामले में ये चुनाव 2019 से काफी ज्यादा अलग है। आज ही का उदाहरण लीजिए, अंबेडकर नगर में जहां पे लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा सुबह से वोटिंग प्रतिशत उत्तर प्रदेश में वहां पे सबसे ज्यादा हार की बौखलाहट है। जो एक छोटा सा घटना का मैंने उदाहरण दिया है, पूर्वांचल के इन 14 सीटों में मैं मान रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि पूरा इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत है। इसमें कम से कम 11 सीटों पर वो सीधे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 सीटों पर मैं कांटे के टक्कर की स्थिति देख रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी की चिंता की बात क्या है कि देखिए, उन्हें पता था बुशरा जी के हरियाणा में वो उनको नुकसान होगा, बिहार में उन्हें नुकसान होगा। इन नुकसानों के लिए वो माइंडली वो प्रिपेयर थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्हें भारी नुकसान होने जा रहा है। इसके लिए ना तो उनके पास कोई प्लान बी है, प्लान सी है, कोई भी नहीं है। हाँ, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वो कुछ चुनाव को प्रभावित करें तो वही एक प्लान उनके पास होता है, नहीं तो इसके अलावा उनके पास कोई और प्लान नहीं है। और जब छठा चरण इस तरह से बीता है तो 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत आसानी से कोई सुलभ केकवाक वाला कोई रास्ता मिलने जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं है। ये स्थितियां 7वें चरण में भी इसी रूप में रहनी है और इससे कठोरी रहनी है, और वहां पे प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कि वो अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं, और प्रधानमंत्री की खुद की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। पहले उन सीटों से ये दूसरे सीटों के लिए संदेश दिया करते थे, आज स्थिति यह है कि वो अपना इज्जत किसी तरह से बचा ले, वही एक उनके लिए एक ऐसी स्थितियां बन गई है बुशरा जी। जी बिल्कुल, क्योंकि हार जीत के अलावा वो कितने मतों से हारते हैं या कितने मतों से जीतते हैं, या ये कह सकती हूँ मैं, क्योंकि शायद ये मान सकते हैं कि चलिए वाराणसी उनकी सबसे सुरक्षित सीट है, खुद प्रधानमंत्री वहां से हैं, और जिस तरह का वहां पर एजेंडा जो है चलाया गया है, जिस तरह की इमेज अपनी उन्होंने बनाई है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि वाराणसी की भी हम बात करें कि वो कितने मतों से जीतते हैं, ये भी डिसाइड करेगा कि उनका कितना असर है। और यही जो है उनके प्रभाव वाली सीटें हैं, यानी कि बीजेपी वहां पर मजबूत है। वहां पर अगर परसेंटेज इस तरह से आ रहा है, बिहार की अगर हम बात करते हैं, बिहार की 8 सीटें हैं, वहां पर 200 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं अब तक तेजस्वी यादव। उनकी पीठ में बेपनाह दर्द है कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, सहारा लेकर जैसे तैसे वो खड़े होते हैं, व्हील चेयर पर हैं, चेयर पर बैठकर वो रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हजारों की तादाद में लोगों की रैली में, उस रैली में रैला आता है और जन सैलाब आता है। वो साफ तौर पर दिखाता है कि वहां की फिजा किस तरफ जा रही है। जिन 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, उनको आप कैसे देखते हैं, किस तरफ जाता हुआ आप देख रहे हैं? जो अभी मैं सुन भी रहा था और जो आज देखा हमने, आज जो छठे चरण के मतदान में, तो देखिए पब्लिक का जो मूड है या ट्रेंड है वो तो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि वो बदलाव की आकांक्षी है। वो बदलाव लोग चाह रहे हैं और मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर सोच रहे हैं कि बहुत आसान है और आएगा तो मोदी ही, तो बस ये आएगा तो मोदी ही एक ऐसा फलसफा है जिसका कोई मतलब ठोस आधार इस चुनाव में कम से कम नहीं दिख रहा है।
तो फिर उसमें बस इतना ही बात है कि वो एक खींच भी है आएगा तो मोदी में, और उस आएगा तो मोदी में ये बात जरूर दिखाई दे रही है कि जो कोर वोटर्स बीजेपी के रहे हैं, तो उन कोर वोटर्स में भी मायूसी दिखाई दी इस बार। और 6 चरणों तक अगर हम बात करें, बिहार झारखंड चूंकि ज्यादा मैं देखता रहा हूं, और तो यहाँ पर जो बिहार और वेस्ट तो बिल्कुल आप समझ लें कि वो एक बॉन्डेड माने जाते हैं कि साहब वो बीजेपी के वोटर हैं। लेकिन ये कोर वोटर इस बार के चुनाव में भी बिल्कुल मायूस दिखाई दिए या दिखाई दे रहे हैं। आज के वोट में भी ऐसा हुआ। तो अब देखिए, बिहार की एक बात मैं करूं, बिहार की इसलिए कि बिहार पर देश को भी उम्मीदें हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो 4-5 जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और यूपी, तो उसमें एक बिहार भी है। तो बिहार की केस स्टडी बहुत दिलचस्प है। देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन ने, और जो आपने नाम लिया तेजस्वी यादव ने, खासतौर पर टिकट वितरण के सवाल पर, दरअसल अगर कहें कि आगाज, तो आगाज ही जो इस चुनाव का हुआ बिहार में, एनडीए बनाम इंडिया, उसमें इंडिया ने लीड ले ली। ये कैसे लीड ले ली? ये बिल्कुल साफ बात है। वो लीड इस तर्ज पर ले ली कि एनडीए के पास उसका पुराना फ्रेम था, वो जैसे चुनाव लड़ती रही और उसके पास एक चेहरा था कि आएगा तो मोदी ही, नरेंद्र मोदी, और इसीलिए मोदी ही हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। तो एंटी इनकम्पेंसी को छुपाने के लिए भी ये एक चाल चली गई। दूसरा क्या कि आप सोचिए कि लोकतंत्र के लिहाज से भी ये कितनी खतरनाक बात है कि 543 सीटों पर देश में चुनाव हो रहा है और बीजेपी अधिक से अधिक सीटों पर लड़ रही है, और उसके सारे के सारे उम्मीदवार, उनकी कोई पहचान नहीं है, पहचान एक ही है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी कितनी नुमाइंदगी को, कितने नुमाइंदे जो चेहरे ऐसे हैं, उन सबको तो खा गए ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस पर आम आवाम के मुद्दों को राहुल गांधी के स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया, तो एक उधर से मुद्दा आ गया, और तेजस्वी यादव जैसे एक पूरे जो अभी कहिए कि सारा सिराजा जो है इंडिया गठबंधन का, उन्होंने बिहार में संभाल रखा है। तो तेजस्वी यादव ने बिहार का सवाल उठाकर, और बिहार में फिर वो गुजराती लॉबी का सवाल उठा करके, और रोजगार का जो सबसे बड़ा सवाल, जो कि ब्रांडिंग भी एक तरह से तेजस्वी की हो गई है रोजगार के मामले में, क्योंकि उन्होंने 2020 के चुनाव में कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 20 लाख की नौकरी पहले दस्तखत से दूंगा। मुख्यमंत्री तो उस समय नहीं बने, कुछ वोटों से हार गए, सरकार बनाने से चूक गए, लेकिन फिर महागठबंधन की सरकार में जब डिप्टी सीएम बने, तो नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर उन्होंने उस रोजगार के सवाल को आगे लाया। और जो नीतीश कुमार कभी कहते थे कि यहाँ कहाँ से रोजगार मिलेगा, बाप के यहाँ से रोजगार लाएगा, जेल में से रोजगार आएगा, समंदर नहीं है बिहार में तो कहां से उद्यम लगेगा, लेकिन उसी नीतीश कुमार की सरकार में तेजस्वी यादव और नीतीश की सरकार ने 5 लाख नौकरियां बांटी। लेकिन देखिए ये कैसी विडंबना है कि बीजेपी को नौकरी से मतलब नहीं है। उसने जो 2014 के चुनाव में ही 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किया था, तो वो तो दे नहीं सकी, तो उसको नौकरी के एजेंडा को ही वो भुलाना चाहती है। वो उसको मालूम है कि उसमें फेलियर है, तो जिन मुद्दे पर फेलियर है, तो नीतीश कुमार राहुल का भी मुद्दा बना। जब बिहार ने जातीय जनगणना करा दी, तो जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। कैप्स जो है, रिजर्वेशन के कैप्स हटाने, उसमें 75% रिजर्वेशन बिहार में कर दिया तेजस्वी और नीतीश की सरकार ने। ठीक उसी तरह से तमाम जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई गई और हर वर्ग के जनसंख्या के अनुसार जो भागीदारी के हिसाब से जो तय किया गया, तो ये सारे मुद्दे ऐसे थे जो कि एक सारी जमातों में एक जागरण के सवाल को लेकर आए, और तेजस्वी ने इसको थाम लिया। नीतीश इसको उस तरीके से नहीं कमांड दे सके जिस तरह से तेजस्वी ने दिया। परिणाम क्या है? एक और बात मैं कहूंगा कि स्ट्रेटेजिकली एक तो टिकट देने के मामले में बहुत लीड लेने लगा इंडिया गठबंधन शुरू से ही। और टिकट में क्या हुआ, देखिए बिहार में जो मैंने कहा कि जातियां जो महत्वपूर्ण हैं, जो एनडीए की ब्रांडिंग करती रही हैं या एनडीए की ब्रांड कास्ट हैं, भूमिहार हुए, कुशवाहा हुए,
ये वैश्य हुए। तो लालू प्रसाद ने क्या किया कि टिकट देने के मामले में उन्होंने पुरानी बिल्कुल वो माई समीकरण के आश्रय सिर्फ वो नहीं चले, और जो एक बदनामी या नामी भी था कि साहब वो मुस्लिम यादव को टिकट मिलता है, तो उन्होंने तोड़ दिया। तो पूरे तौर पर बिहार के उस एनडीए के समीकरण को ध्वस्त करने के लिए आज से टिकट बटा एनडीए इंडिया में, और वो टिकट ही सबसे बड़ा काल बन गया एक लिहाज से कहें कि, जिसके कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत का कोई पहला होगा जो बिहार में इतनी सभाएं कर रहा है, वो सड़क पर रोड शो कर रहा है और वो कैंप कर रहा है। दिलीप कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष 2 ही भूमिहार टिकट पर लड़ रहे हैं, जो भूमिहार कोर वोट रहे हैं, डिसिसिव वोट रहता है उनका बीजेपी को जिताने के लिए। वो एक पुराने उम्मीदवार उनके मंत्री फायर ब्रांड गिरिराज सिंह लड़ रहे हैं, दूसरे डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर नवादा से लड़ रहे हैं। लेकिन इधर आरजेडी जो ए टू जेड की पार्टी की जो भूमिका बनाई तेजस्वी यादव ने, तो भूमिहारों को भी ज्यादा टिकट दिया बीजेपी के मुकाबले, वैश्य को ज्यादा टिकट दिया बीजेपी के मुकाबले। तो जो पीडीए का एक प्रयोग जो किया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में, तो बिल्कुल सटे बिहार प्रदेश में तेजस्वी यादव या लालू यादव ने वह प्रयोग किया। परिणाम ये हुआ कि इस चुनाव में सारी जातियां इधर से उधर, उधर से इधर हो गई। एक वजह क्या है इधर से उधर होने में? नरेंद्र मोदी का उस आधार पर अगर कहें, एनडीए का या बीजेपी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा था, वो 10 साल के अब जो है समीक्षा की मांग कर रहा है जनता में। तो जनता उसकी समीक्षा कर रही है, जो जातियां बीजेपी के साथ भी रही वो भी समीक्षा कर रही हैं कि हमको मिला क्या। जैसे मैंने कहा कि वैश्य, तो वैश्य की भागीदारी घटती गई, और इस चुनाव में वैश्य की भागीदारी घट गई है दूसरे गठबंधन के अलावे। और अब क्या है कि जो हालात पैदा हुए हैं देश में, देखिए हर वर्गों में एक सत्ता, कितने अगर आधे आधे भी माने तो वोटों में एनडीए की छिजन साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पूरे तौर पर मानने वाली स्थिति नहीं है, इसलिए कि वो जहां देख रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार खड़े हैं तो उनको वोट देंगे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया है, और ये परिवर्तन अगर पूरी तरह से छिजन हो गया तो आप समझ लें जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि अप्रत्याशित परिणाम आएंगे बिहार के, तो अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने तमाम जो एकदम बिहार की तस्वीर को पूरी तरीके से क्लियर करके आईने की तरह बिल्कुल आपने सामने रख दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपने रखे हैं, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बिहार जो है, बिहार एक ऐसी जगह है, यूं तो देश की तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश को भी उससे अछूता नहीं मान सकते हैं, लेकिन बिहार में साफ तौर पर यह माना जाता है कि वहां पर कम्युनल कार्ड उस तरह से नहीं चलता है, बल्कि वहां पर जातीय समीकरण जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी मैंने बहुत सारी सीटों पर देखा कि पहले जो ये होता था कि मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाते थे, अब लोग मोदी जी नहीं बल्कि कैंडिडेट को देखकर भी वोट कर रहे हैं। तो वो वाला जादू जो है वो खत्म हो गया है। ये भी एक बड़ी बात है जो देखने के लिए मिल रही है तमाम सीटों पर। और एक बात और, ये जो जाति की बात आपने कही, तो जाति में भी जमात के हित की बात बिहार करता है। तो राजनीतिक रूप से ये कॉन्सेंसस बिहार में है कि जाति नहीं जमात, तो वो जमात के हितों की बात सोचता है बिहार, और वो जमात की हितों की बात ही अभी सोच रहे हैं। अब मोदी और एनडीए पूरे उसी को अपने पक्ष बिल्कुल मिल रहा है। और वो विधानसभा में फिर आए थे, और विधानसभा में जो उन्होंने भाषण दिया उसके क्लिप बहुत वायरल हो रहे हैं। और देखिए एक बात मैं कह दूंगा कि रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे इसके पहले झारखंड के, वो हारे ही चुनाव में इसलिए कि आदिवासियों का प्रबल विरोध, और आदिवासियों पर 5000 आदिवासियों पर राजद्रोह का मुकदमा कर रखा था उन्होंने। अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर के, जो बिजली प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था जिससे बांग्लादेश को बिजली दी जानी थी, तो आदिवासियों के अंदर भारी आक्रोश है, और ये एक बहुत बड़ा कार्ड काम कर रहा है इंडिया गठबंधन के पीछे। लेकिन आज के चरण में, आज जिन सीटों पर मतदान झारखंड में हो रहा है वो बीजेपी की सीटें हैं, लेकिन उसमें एक आदिवासी बहुल सीट और जो
ये पूरा छोटा नागपुर का इलाका है, और उधर जो है एक सीट पर ऐसी सीट है जो कि आदिवासी बहुल है, और वहां पर आदिवासियों ने पूरा मन मिजाज बना रखा है। तो एक सीट आज के चुनाव में मुझे साफ तौर पर लग रहा है कि एक छिजन है एनडीए के गठबंधन से। बिहार के चुनाव में 8 सीटों में 8 सीटें उनकी रही है। आज मुझे लग रहा है कि बिहार के सीटों में कम से कम जो है 3-4 सीटों का छिजन हो सकता है एनडीए को। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां से बहुत उम्मीद लगाकर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी। जिन राज्यों से वो उम्मीद लगाकर बैठी हुई है उनमें पश्चिम बंगाल टॉप पर है, क्योंकि उन्हें वो लगता है वोटिंग हो चुकी है और किस तरफ जा रहा है ये चुनाव, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के बाद सिर्फ एक चरण बचा है और वो है 1 जून का, और फिर इंतजार होगा 4 जून का। और 4 जून को सुबह 6 बजे से